हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। ये नॉवेल मेरा नहीं है, मैं बस इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं। हु हु लिंग फैंग ने हौंफते हुए अपनी आंखें खोली। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। उसने कमरे के चारों ओर देखा। परिचित लेआउट ने उसे अचंभित कर दिया। बिस्तर पर कपड़े बिखरे पड़े थे, फर्श पर टॉयलेट पेपर के ढेर लगे थे और टेबल पर खाने के डिब्बे लापरवाही से पड़े थे। और हवा में इत्र की जानी पहचानी खुशबू। क्या मैं मरा नहीं हूं? लिंग फैंग ने अपने नग्न शरीर पर नजर डाली। उस पर एक खरोंच भी नहीं थी। लिंग फैंग दंग रह गया। उसे साफ तौर पर याद था कि कुछ ही क्षण पहले दर्जनों मीटर ऊंचे एक काले भालू ने उसे बीच से काट डाला था और उसके घावों से खून बह रहा था। उस गहरे दर्द के बारे में सोचते ही उसके सिर में झुनझुनी सी होने लगती थी। उसकी मंगेतर जियांग शिनली उसे बचाने की कोशिश करते समय उस जानवर के हाथों को चलकर मर गई थी, और उसका नेक भाई जू शियावदाओ भी उस जानवर के मुंह में समाकर मर गया था। लिंग फैंग अपनी यादों में डूब गया। प्रलय के तीसरे वर्ष में जिस अड्डे पर वह रहता था, वहां राक्षसों का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे निचले स्तर पर संघर्ष कर रहे आम लोगों के रूप में उनमें प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी और वे उन राक्षसों का भोजन बन गए। खुद को वर्तमान में वापस लाते हुए लिंग फैंग ने परिचित परिवेश को देखा। उसका दिमाग उथल पुथल से भरा हुआ था। प्रलय से पहले यह उसका घर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे हो सकता है। प्रलय शुरू होने के कुछ ही समय बाद ये स्थान राक्षसों द्वारा निगल लिया जाएगा। बीप बीप। खिड़की के बाहर से आती गाड़ियों के हॉर्न की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। लिंग फैंग ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर देखने के लिए खिड़की की ओर चल दिया। चौड़ी सड़कें वाहनों की आवाजाही से गुलजार थीं और दोनों ओर की दुकानें जीवंत थीं। सड़क के उस पार, उस फुट मसाज पार्लर के सामने जहां वह अक्सर जाता था, किपाव पहने दो महिलाएं अभी भी वहां खड़ी होकर ग्राहकों को लुभा रही थीं। फुटपाथ पर खुले कपड़े पहने एक युवती मोहक चाल से चल रही थी, जिसे एक हस्की कुत्ता पूरी गति से दौड़ते हुए घसीट रहा था। सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी लाइटनिंग 5 व्हिप शैली का अभ्यास कर रहा था। इस परिचित दृश्य को देखकर लिंग फैंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। 10 मई 2035 9:30 बजे। अपने फोन पर समय देखते हुए वह काफी देर तक चुप रहा। मेरा सचमुच पुनर्जन्म हुआ है, और प्रलय से ठीक 20 दिन पहले। उसने तुरंत अपना फोन खोला और टूटियाओ, वेचेट, डुइन, यूसी और अन्य ऐप्स चेक किए। अंततः उसने इसकी पुष्टि कर दी। उनका सचमुच पुनर्जन्म हुआ था। उसने मेज से सिगरेट का पैकेट उठाया, उसमें से एक दाकियानमेन सिगरेट निकाली और उसे जला लिया। हाँ, लिंग फैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा आनंद से भरा हुआ था। सर्वनाश के 3 वर्षों के दौरान उसने एक भी सिगरेट नहीं पी थी। अब एक सिगरेट पीना उसे अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक लग रहा था। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए लिंग फैंग की निगाहें धीरे धीरे तेज होती गईं। चूंकि वह प्रलय से पहले के समय में लौट आया था, इसलिए इस बार वह निश्चित रूप से अपने पिछले जीवन की तरह बलि का बकरा नहीं बनेगा। मेरा जीवन मेरे द्वारा निर्धारित होता है, आकाश द्वारा नहीं। वह 31 मई 2035 को कभी नहीं भूलेगा। उस समय ब्लू स्टार पर लाल चंद्रमा की घटना घटित होती थी। जानवर और पौधे विकृत हो जाएंगे और सभी जीवित प्राणी रातों रात आकार में 100 गुना बढ़ जाएंगे और उनका स्वभाव असामान्य रूप से हिंसक हो जाएगा। इन जीवों में उत्परिवर्तन होने के बाद उन्होंने पागलों की तरह मनुष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। चींटियां, तिलचिट्टे, चूहे, मक्खियां और यहां तक कि केंचुए भी, जो मूल रूप से मनुष्यों की नज़र में कोई खतरा नहीं थे, घातक हत्यारे बन गए। रातों रात मानव आबादी आधी हो गई और 1 महीने बाद केवल 1/4 ही बची रही। जब उनकी मृत्यु हुई तब ड्रैगन साम्राज्य की जनसंख्या 200 मिलियन से भी कम थी। हालांकि लाल चंद्रमा के बाद मनुष्यों के बीच अति शक्तिशाली प्राणी प्रकट हुए। उन्हें पारलौकिक कहा जाता था। इन अलौकिक शक्तियों का स्रोत बहुत ही विचित्र था। ये सब उनके शरीर पर बने टैटू से आता था। जी हाँ, टैटू। केवल उन्हीं लोगों को अलौकिक शक्ति को जागृत करने और शक्तिशाली अलौकिक बनने का अवसर मिलता था जिनके शरीर पर टैटू होते थे। उसने एक बार दूर से एक ऐसे अलौकिक प्राणी को देखा था जिसके शरीर पर गुवांगोंग का टैटू था, और उसने एक ही वार में सैकड़ों जानवरों को मार डाला था। और एक ऐसे अलौकिक प्राणी को भी देखा था जिसके शरीर पर भेड़िए के सिर का टैटू था, और उसने 100 मीटर लंबे विशालकाय अजगर को मुक्का मारकर मौत के घाट उतार दिया था। क्षमता का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सारी शक्ति उनके शरीर पर बने टैटू से जुड़ी हुई थी। अपने पिछले जीवन में, क्योंकि उसके शरीर पर कोई टैटू नहीं था, वह समाज के सबसे निचले तबके में ही सिमट सकता था और लगातार जानवरों द्वारा खाए जाने के खतरे में रहता था।
अलौकिक शक्ति के प्रकट होने के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया और विश्व की शक्तियों का पुनर्गठन हुआ। क्योंकि ट्रांसेंडेंट के पास अपार शक्ति थी, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक ठिकाने स्थापित किए और क्षेत्रों पर शासन किया। आम लोग जीवित रहने के लिए केवल सैन्य अड्डों के अंदर सबसे तुच्छ काम ही कर सकते थे। दिन में 18 घंटे काम करते थे, फिर भी उन्हें केवल बेस्वाद डिब्बाबंद भोजन का एक डिब्बा ही मिलता था। अब जब उसका पुनर्जन्म हो चुका था तो उसे एक अनूठा लाभ प्राप्त था। अगर उसने प्रलय से पहले एक शक्तिशाली टैटू बनवा लिया तो वह निश्चित रूप से प्रलय के बाद शक्तिशाली क्षमताओं को जागृत कर लेगा और अपनी किस्मत बदल देगा। साथ ही उसे प्रलय से पहले एक मजबूत आश्रय भी बनाना था, एक ऐसा आश्रय जो जंगली जानवरों के हमलों का सामना करने में सक्षम हो। अब सबसे पहला कदम जितनी जल्दी हो सके धन जुटाना था। डिंग डोंग, मेजबान को सबसे शक्तिशाली लॉर्ड सिस्टम सक्रिय करने के लिए बधाई। क्या आप इसे बांधना चाहते हैं? लिंग फैंग के दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी जिसने उसके विचारों की श्रृंखला को बाधित कर दिया। लिंग फैंग सिहर उठा, फिर उसके दिल में बेतहाशा खुशी की लहर दौड़ गई। वाह, ये तो एक सिस्टम है। अब तो मैं बच गया, हा 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 हा। बांधो, लिंग फैंग ने बिना किसी झिझक के कहा। सिस्टम बाध्यकारी है। सिस्टम बाइंडिंग सफल रही, कार्य जारी किया जा रहा है। सिस्टम टास्क, कृपया आने वाले प्रलयकारी संकट का सामना करने के लिए 24 घंटों के भीतर 10 मिलियन नकद राशि जुटाएं। कार्य पूर्ण करने पर पुरस्कार, एसएसएस रैंक का शरीर परिष्करण तरल मानव शरीर की क्षमता को 20 गुना तक बढ़ा सकता है। टैटू बनवाने की सीमा 10 तक बढ़ाई गई। सिस्टम का इनाम देखकर लिंग फैंग इतना उत्साहित हो गया कि वह लगभग पेशाब ही कर बैठा। खासकर जब उसने टैटू बनवाने की सीमा देखी तो वह इतना उत्साहित हो गया कि अपने पैर बंद नहीं कर पा रहा था। ये जानना जरूरी था कि टैटू बनवाने की मानवीय सीमा 2 थी। यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर 2 से अधिक टैटू हो तो शरीर अत्यधिक ऊर्जा सहन करने के कारण फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। 3 टैटू से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के झटके को कुछ ही लोग सहन कर सकते हैं। अपने पिछले जीवन में काफी सारे लोग 7 छिद्रों से खून बहने के कारण मर गए क्योंकि उनके शरीर पर बहुत सारे टैटू थे। अगर वह 10 टैटू का सामना कर सकता है तो एक बार जब वह अपनी अलौकिक शक्ति को जागृत कर लेगा तो क्या वह सीधे ही अजेय नहीं हो जाएगा? हालांकि सिस्टम की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें फिर से सिरदर्द होने लगा। 10 मिलियन जुटाना, क्या इससे मेरे लिए मुश्किलें नहीं बढ़ रही हैं? लिंग फैंग ने अपने 5 अंकों के बैलेंस को देखा और परेशान महसूस किया। क्या मुझे ये घर बेच देना चाहिए? लिंग फैंग ने अपने कमरे की ओर देखा। मकान मालिक तो बिल्कुल भी सहमत नहीं होगा। लिंग फैंग ने खिड़की से बाहर देखा और अनजाने में दूर स्थित मॉल की बड़ी स्क्रीन पर एक ऋण विज्ञापन की झलक देखी। अरे, मैं ये कैसे भूल गया? मैं तो ऑनलाइन लोन ले सकता हूँ। मैं तो जीनियस हूँ। लिंग फैंग ने तुरंत अपना फोन निकाला और तेजी से लोन ऐप डाउनलोड करना शुरू कर दिया। 360 डू शियाओमान वेलिदाई जेडी बैत्याओ हुआबे। पलके झपकाते हुए, मुंह खोलते हुए, सिर हिलाते हुए उसने पूरी दोपहर व्यक्तिगत जानकारी के सत्यापन की प्रक्रिया में बिताए। बाजार में मौजूद सभी लोन ऐप्स, चाहे वे कानूनी हो या अवैध, जो भी पैसा उधार दे सकते थे, लिंग फैंग ने उन सभी को आजमाया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि कैंपस में मिलने वाले एक न्यूड लोन ऐप की, लिंग फैंग ने चाहे कितनी भी ईमानदारी से समझाया हो, दूसरी पार्टी ने उसे लोन देने से इनकार कर दिया और यहां तक कि उसे ब्लॉक भी कर दिया। एक ही दोपहर में लिंग फैंग ने सफलतापूर्वक 2.86 मिलियन की रकम निकाल ली, लेकिन यह अभी भी 10 मिलियन से बहुत दूर थी। वीचैट खोलते ही अपने संदेशों में सबसे ऊपर जियांग शिनई और जू शियाओदाओ के नाम देखकर लिंग फैंग एक पल के लिए थोड़ा अचंभित रह गया। अपने पिछले जीवन में उन तीनों ने प्रलय के समय एक दूसरे को प्रोत्साहित किया था और 3 साल के कठिन समय से गुजरे थे। सेवानिवृत्त विशेष बल सैनिक के रूप में अपने मजबूत शरीर पर भरोसा करते हुए जू शियाओदाओ ने उसे कई बार बचाया था और अंततः वे दोनों उसके साथ राक्षसी लहर में मारे गए। इस जीवन में वह कभी भी इस स्थिति को दोबारा नहीं होने देगा। वीचैट खोलकर उन्होंने सीधे जू शियाओदाओ को फोन किया। बीप बीप, कॉल कनेक्ट हो गया। अरे, क्या हाल है बेटे? पापा की याद आ रही है क्या? दूसरी तरफ से जू शियाओदाओ की चिड़चिड़ी आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पिता से क्या हालचाल है? तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिंग फैंग सीधे मुद्दे पर आ गया। जू शियाओदाओ, मैं फिलहाल सामग्री स्थानांतरण अभियान में व्यस्त हूँ, थोड़ा व्यस्त हूँ। इंसानों की भाषा बोलो। खाना पहुंचा रहे हो? जलन हो रही है। प्रलय आ रहा है, तुम अभी भी खाना क्यों पहुंचा रहे हो? अभी यहीं आओ। लिंग फैंग ने एक और सिगरेट निकाली और उसे जलाया।
नहीं कर सकता, मुझे अभी भी कई ऑर्डर डिलीवर करने हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो घटिया हनवीएट प्लेटफॉर्म मेरी सैलरी काट लेगा। मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा, जल्दी करो। लिंग फैंग उससे बहस करने में बहुत आलसी था, यह आदमी बहुत बकबक करता था। ये सौदा पक्का है। दूसरी तरफ से जू शियाओदाओ ने दृढ़ता से सहमति जताई। फोन रखने के बाद लिंग फैंग ने एक बार फिर अपना फोन निकाला और ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स खोजने लगा। उसे हर मौके का पूरा फायदा उठाना था। उसे जितना हो सके उतना पैसा जुटाना था। आखिरकार प्रलय के बाद मौजूदा मुद्रा प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी, पैसा बेकार कागज बन जाएगा या उससे भी कम। आधे घंटे बाद बम 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 दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। लिंग फैंग तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोल दिया। जू शियाओदाओ बिना किसी औपचारिकता के कमरे में दाखिल हुआ, बड़े ही शान से सोफे पर बैठ गया। लिंग फैंग को एक सिगरेट फेंकी और खुद के लिए एक सिगरेट जला ली। आज रात हम कहाँ पीने जा रहे हैं? फुट मसाज पार्लर या केटीवी? मैंने सुना है कि न्यू डिस्ट्रिक्ट में सीजर पैलेस नाम की एक जगह खुली है, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मैं पिछली बार ही गई थी, वाह क्या मजा आया। जू शियाओदाओ ने कामुक भाव से पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा। लिंग फैंग ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, तुम्हारी तनख्वाह के हिसाब से तो एक यात्रा में ही आधे महीने की तनख्वाह खर्च हो जाती है। तो क्या हुआ? जब बचत करनी हो तब बचाओ, जब खर्च करना हो तब खर्च करो। पैसा तो ब्लेड पर ही खर्च करना चाहिए। ठीक है, बहुत हो गई बकवास, चलो काम की बात करते हैं। लिंग फैंग ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और गंभीरता से कहा, छोटे चाकू, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? जू शियाओदाओ ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, बकवास। हम अनाथालय में साथ खेलते खेलते भाई बन गए थे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लिंग फैंग ने सिर हिलाया। चूंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 20 दिनों में प्रलय आ जाएगी और मानवता को एक अभूतपूर्व आपदा का सामना करना पड़ेगा। जू शियाओदाओ ने हैरानी से लिंग फैंग की ओर देखा, उसके हाथ में पकड़ी सिगरेट गिर गई। खांसी खांसी खांसी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जू शियाओदाओ धुएं से घुट गया, उसका चेहरा लाल हो गया। क्या मैं झूठ बोलता हुआ दिखता हूँ? लिंग फैंग ने हाथ उठाते हुए गंभीरता से कहा, मैं अपनी जान की कसम खा सकता हूँ। मेरा पुनर्जन्म 3 साल भविष्य के संसार से हुआ है। जू शियाओदाओ की संदेह भरी निगाहों के सामने लिंग फैंग ने पूरा आधा घंटा समझाने में बिताया, तब जाकर जू शियाओदाओ ने आखिरकार उसकी बात पर विश्वास किया। भाई फैंग, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। जू शियाओदाओ ने सिगरेट बुझाए, उसकी आवाज भारी थी। पहले ऑनलाइन लोन का पूरा लाभ उठाओ, लिंग फैंग ने शांत भाव से कहा। जू शियाओदाओ, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लिंग फैंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से पानी का एक घूंट लिया। बिना पैसे के हम सामान कैसे जमा करेंगे? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? सच में, मुझे ऐसा नहीं लगता। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और ईमानदारी से ऐप्स डाउनलोड करना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी घबराहट क्यों हो रही है? बकवास बंद करो, चलो शुरू करते हैं। अगले कुछ समय तक जू शियाओदाओ ने विभिन्न सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए और ऋणों के लिए आवेदन किया। 2 घंटे में जू शियाओदाओ ने सफलतापूर्वक 254 मिलियन का ऋण प्राप्त कर लिया। उन दोनों का संयुक्त ऋण राशि 5.4 मिलियन थी, जो कि सिस्टम के लक्ष्य से अभी भी 4.6 मिलियन कम थी। इतने बड़े अंतर को देखते हुए लिंग फैंग ने अपनी अंतिम आशा केवल जियांग शिनई पर ही टिका दी थी। उसे उम्मीद थी कि उसके शब्दों से वह मान जाएगी, लेकिन हमारे रिश्ते को देखते हुए मुझे लगता है कि शिनी को मेरी बातों पर भरोसा करना चाहिए। लिंग फैंग ने मन ही मन सोचा। उसने वीचैट खोला और जियांग शिनी को एक संदेश भेजा। पत्नी, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, डॉग। आधे मिनट से भी कम समय बाद जियांग शिनई ने जवाब दिया, मैं अभी अभी काम से लौटी हूँ। क्या तुम भूल गई कि आज रात हमें झाओ यूकिंग के साथ डिनर करना है? इसके बाद जियांग शिनी ने एक स्थान भेजा, ये वही पिन चेंग रेस्टोरेंट था जिस पर वे सहमत हुए थे। लिंग फैंग का दिमाग तेजी से घूमने लगा। आखिरकार उसे याद आया कि उन्होंने वास्तव में झाओ यूकिंग को रात के खाने पर दावत देने पर सहमति जताई थी। झाओ यूकिंग के बारे में सोचते ही लिंग फैंग को ठंडक महसूस हुई। इस औरत को झगड़ा करवाना बहुत पसंद था। वह उसे और जियांग शिनी को अलग करने की कोशिश करती रही। सौभाग्य से उन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए उसकी साजिशें नाकाम रहीं। सर्वनाश के बाद इस औरत ने अपनी कमर पर बने पेप्पा पिग टैटू की वजह से सबसे घटिया क्षमता को जागृत कर लिया।
हालांकि चाहे वह कितनी भी तुच्छ क्यों न हो, वह फिर भी एक अलौकिक शक्ति थी। इसी पहचान के कारण वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन गई और उसने अपने और दूसरों के बीच एक रेखा खींच दी। उसने कई बार उनका मजाक भी उड़ाया था, बिल्कुल वैसी ही धूर्त औरत जो गिरे हुए लोगों को और भी परेशान करती है। इस बार उसे वापसी करनी होगी, इस महिला के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारना होगा और उसे दर्द, ईर्ष्या और पछतावे में जीने के लिए छोड़ देना होगा। लिंग फैंग ने सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रही जू शियाओदाओ की ओर एक नजर डाली। चलो चलते हैं, खाना खाते हैं। शिनी आज रात हमें डिनर पर ले जा रही है। ओह, आज वो खूबसूरत हसीना हमारा स्वागत कर रही है। चलो चलें, चलो चलें। जू शियाओदाओ ने सिगरेट बुझाए और खड़ा हो गया। दोनों ने साफ सुथरे कपड़े पहने और नीचे आवासीय परिसर की ओर चल दिए। लिंग फैंग ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाबियां निकाली। दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। खाने की जगह लिंग फैंग के घर से ज्यादा दूर नहीं थी। हालांकि भीड़भाड़ का समय था, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार दोनों लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। 10 मिनट से भी कम समय में वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। अपनी गाड़ियां पार्क करने के बाद लिंग फैंग ने रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर जियांग शिनई और उसके बगल में झाओ युकिंग को देखा। जियांग शिनी ने आज पेशेवर पोशाक पहनी हुई थी, जो सक्षम होने के साथ साथ सुरुचिपूर्ण भी लग रही थी। उसने काले रंग की ऊंची एड़ी के जूते पहने थे, उसके चिकने लंबे काले बाल उसके पीछे लहरा रहे थे और उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी। उसका चेहरा किसी बारीकी से तराशी गई कलाकृति की तरह बेहद खूबसूरत था। उसकी पतली भौहों के नीचे फीनिक्स पक्षी जैसी निर्मल आंखें थीं और उसकी हर हरकत में एक शांत शालीनता झलकती थी। हालांकि उसने उसे कई बार देखा था, फिर भी हर बार जब वह जियांग शिनई को देखता था तो उसका दिल एक धड़कन चूक जाता था। जहां तक झाओ युकिंग की बात है, जो जियांग शिनई के बगल में भारी मेकअप के साथ खड़ी थी, वह मुश्किल से 10 में से 7 अंक ही पाने लायक थी। लिंग फैंग को पास आते देख जियांग शिनी के ठंडे चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। लिंग फैंग ने दुष्ट जू जियाओदाओ का नेतृत्व किया। जू शियाओदाओ द्वारा पहनी गई डिलीवरी यूनिफॉर्म को देखकर झाओ युकिंग के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। जू शियाओदाओ, तुम इस तरह कपड़े पहनकर क्यों आए हो? ये पेनचेंग रेस्टोरेंट है, उच्च वर्ग के लोगों का स्थान। झाओ युकिंग ने नाटकीय ढंग से अपनी नाक दबाई। तुमसे पसीने की बदबू आ रही है, बहुत घिनौना है। कम से कम कपड़े तो बदल लेते। क्या तुम हमें शर्मिंदा नहीं कर रहे हो? जू शियाओदाओ ने व्यंग्य किया। छी छी, 2 दिन से बढ़िया अनाज खाकर अब अकड़ दिखा रही हो। खुद को समझती हो तुम कौन? जू शियाओदाओ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बाहर से तो तुम इंसान जैसी दिखती हो, लेकिन तुम्हारी हड्डियों में छिपी गरीबी की बदबू को कोई नहीं छुपा सकता। तुमने क्या कहा? झाओ युकिंग ने गुस्से से कांपते हुए जू शियाओदाओ की ओर इशारा किया। मैंने जो कहा उसका क्या हुआ? जू शियाओदाओ ने उसकी ओर देखते हुए अपना सिर झुकाया। कमर में मरा हुआ चूहा फंसाकर शिकारी होने का नाटक करना, क्या तुम बहुत प्रभावशाली हो? और अगली बार बोलते समय अपना मुंह ढक लेना, बहुत बदबू आ रही है। मुझे लगा तुमने गंदगी खाई है। झाओ युकिंग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। ठीक है, ठीक है। लिंग फैंग ने अपनी मुस्कान छुपाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखा और तुरंत बीच बचाव करते हुए प्रतीकात्मक रूप से जू शियाओदाओ को लात मारी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसीलिए तो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। झाओ युकिंग, तुम दोनों लड़ना बंद करो। जियांग शिनी ने लिंग फैंग को घूरते हुए कहा, जल्दी करो और अंदर जाकर खाना खाओ। जियांग शिनी ने गुस्से में भरी झाओ युकिंग को खींचकर रेस्तरां की ओर ले गई। लिंग फैंग और जू शियाओदाओ उनके ठीक पीछे चल रहे थे। समूह को खिड़की के पास वाली सीट मिल गई और वे बैठ गए। बैठते ही लिंग फैंग ने खाना नहीं मंगवाया, उसने जियांग शिनी का हाथ पकड़ा और सीधे मुद्दे पर आया। शिनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। शिनई, मैंने इंटरनेट पर प्रलय के बारे में बहुत सारी चर्चाएं देखी हैं। कई लोग कह रहे हैं कि प्रलय आ रही है और पूरा ब्लू स्टार अराजकता में डूब जाएगा। मुझे लगता है कि हमें पहले से ही एहतियाती उपाय कर लेने चाहिए। लिंग फैंग ने जियांग शिनई का हाथ पकड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा। बोलते बोलते उसने अपना फोन भी निकाला और जियांग शिनई को प्रलय के बारे में कुछ खबरें दिखाईं। लिंग फैंग ने झाओ युकिंग से बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि यह महिला उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। वह न केवल इस बात पर विश्वास नहीं करेगी, बल्कि जी भरकर उसका मजाक भी उड़ाएगी। यही उसका लक्ष्य था। प्रलय आने के बाद उसे और भी अधिक पछतावा और निराशा महसूस होगी।
जियांग शिनी ने लिंग फैंग की आंखों में देखा, उसकी आंखों की गहराई में चिंतन का भाव झलक रहा था। इस समय जियांग शिनी के बगल में बैठी झाओ यूकिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और मुंह ढकते हुए फूट फूट कर हंस पड़ी। हा हा हा, प्रलय। लिंग फैंग, क्या तुमने बहुत ज्यादा फिल्में देख ली हैं या तुम्हें उपन्यासों का जुनून सवार है? हंसते हंसते उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए थे, जिन्हें पोंछने के लिए उसने एक टिश्यू निकाला। क्या तुम खुद से बोले झूठ पर यकीन भी करते हो? तुम्हारी बकवास पर कौन यकीन करेगा? झाओ यूकिंग ने जू शियाओदाओ की तरफ देखा। अरे, क्या तुम इस पर यकीन करते हो? मुझे इस पर यकीन है। जू शियाओदाओ ने उसे बीच वाली उंगली दिखाई। हम सच में एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। झाओ यूकिंग ने मुंह बनाया। शिनई, तुम्हें उसकी बकवास नहीं सुननी चाहिए। जियांग शिनी के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। मुझे भी इस पर विश्वास है। झाओ यूकिंग की मुस्कान जम गई, उसका मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि उसमें 3 केले समा सकते थे। नहीं शिनी, तुम पागल हो गई हो। क्या तुम भी इस पर विश्वास करती हो? जियांग शिनी ने लिंग फैंग की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। बेशक मैं उस पर विश्वास करती हूँ। वह इस दुनिया में वह व्यक्ति है जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। लिंग फैंग भावुक हो गया। ऐसी पत्नी पाकर एक पति को और क्या चाहिए? वह जियांग शिनी का हाथ थामने से खुद को रोक नहीं पाया और स्नेह से मुस्कुराया। शिनी, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल महिला बनाऊंगा। जियांग शिनी ने अपना हाथ लिंग फैंग के हाथ से छुड़ाया और अपने पास से एक बैंक कार्ड निकालकर लिंग फैंग को दे दिया। चूंकि हमें पहले से तैयारी करनी होगी, इसलिए आपको पैसे की जरूरत होगी, है ना? जियांग शिनी ने धीरे से कहा। यह मेरी सारी बचत है, साथ ही मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद छोड़ी गई संपत्ति भी। ये सब तुम्हारे लिए है। जू शियाओदाओ ने झाओ यूकिंग के सिर पर थपथपाते हुए कहा, देखा, यही तो प्यार है। झाओ यूकिंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, उसका चेहरा सदमे से भर गया था। भले ही दूसरों को ये बात न पता हो, लेकिन वह जानती थी कि जियांग शिनी के पास कितनी संपत्ति थी। उसके माता पिता के देहांत से पहले वे उसके लिए लगभग 20 मिलियन की बचत छोड़ गए थे। यही कारण था कि उसे जियांग शिनई के साथ दोस्ती करना पसंद था। आखिरकार एक अमीर महिला के साथ घूमने का मतलब था कि जब वे बाहर जाती थी तो उसे अपने खर्चों का भुगतान खुद नहीं करना पड़ता था। जियांग शिनई को अपनी सारी बचत लिंग फैंग को सौंपते देख उसे तुरंत असहजता महसूस हुई। जैसे ही वह उसे समझाने की कोशिश करने वाली थी, जियांग शिनई के अगले शब्दों ने उसे सदमे से अवाक कर दिया। अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो मैं अपने माता पिता द्वारा मेरे लिए छोड़े गए 2 घर बेच सकता हूँ। जियांग शिनी। झाओ यूकिंग ने जियांग शिनी का हाथ पकड़कर जल्दबाजी में कहा, क्या तुम पागल हो? तुम उसे अपना सारा पैसा कैसे दे सकती हो? वह साफ तौर पर तुमसे झूठ बोल रहा है। अगर तुम इसे देने ही वाले हो तो मुझे दे दो। उसने मन ही मन दहाड़ा। दुनिया के अंत जैसे बेतुके बहाने का इस्तेमाल करके तुम उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो? तुम तो अपने घर भी बेचना चाहती हो। यह आदमी धोखेबाज है। जियांग शिनी, होश में आओ। झाओ यूकिंग ने उसे गंभीरता से समझाया। जियांग शिनी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वह मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। अरे बाप रे, तुम इतने क्यों हो? क्यों क्या? जू शियाओदाओ ने झाओ यूकिंग की बात काटते हुए उसे व्यंग्य भरे लहजे में देखा। बर्फ की रानी ने कुछ नहीं कहा तो तुम क्यों दखल दे रही हो? जब कियूया की शादी होगी तब तो तुम ही नाचोगी गाओगी, तुम्हें लगता है तुम कुछ बड़ी हो। झाओ यूकिंग इतनी गुस्से में थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस दे। लिंग फैंग ने झाओ यूकिंग की ओर भौहें उठाई, उसके चेहरे पर चुनौती का भाव साफ झलक रहा था। जैसे कि वह कहना चाह रही हो, मैं उसे धोखा दे रही हूं, तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? हमारे पास अभी समय बहुत कम है, इसलिए हमें जल्दी से तैयारी करनी होगी। लिटिल नाइफ और मैंने 5.4 मिलियन तैयार कर लिए हैं। आपके हिस्से के पैसे से ये लगभग पर्याप्त होगा। हम कल से ही काम शुरू कर सकते हैं। लिंग फैंग कुर्सी पर पीछे झुक गया, एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। हम एक आश्रय स्थल बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन काम में तेजी लाने के लिए मुझे लगता है कि हम एक परित्यक्त इमारत ढूंढ सकते हैं और मौजूदा ढांचे के आधार पर ही उसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं। इससे काफी समय बचेगा। जियांग शिनी ने सिर हिलाया। उसने कुछ देर सोचा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। मुझे याद है कि पेन शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त जेल है। मैंने कुछ दिन पहले अधिकारियों द्वारा इसे ऑनलाइन किराए पर देने के लिए सूचीबद्ध देखा था। मुझे लगता है कि यह अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई?
लिंग फैंग ने प्रशंसा में ताली बजाई। जेल की इमारतें स्वभाव से ही मजबूत होती हैं और उनमें सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, जिससे उनका नवीनीकरण करना बहुत आसान हो जाता है। ये वाकई आश्रय स्थल के लिए उपयुक्त है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। झाओ यूकिंग एक तरफ बैठी थी, उसे लग रहा था कि जियांग शिनी सचमुच पागल हो गई है। इस बार उसे डर था कि लिंग फैंग द्वारा उसकी सारी संपत्ति हड़प ली जाएगी। लेकिन ये भी ठीक था, इससे उसे दुनिया की क्रूरता का अनुभव करने का अच्छा मौका मिलेगा। उसे इतनी खूबसूरत और अमीर बनने के लिए किसने कहा था? जब वह कंगाल हो जाएगी तब देखना कि वह इतनी घमंडी कैसे रहती है। उफ। आइस क्वीन, क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए बात करना बंद कर सकती हो? जू शियाओदाओ ने मेज पर हाथ थपथपाते हुए जियांग शिनी की ओर देखा। मेरे पेट में अभी से गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई है। जो कुछ भी खाना चाहो खुद ऑर्डर करो। जियांग शिनी ने उसकी ओर आंखें घुमाई और अपने ठंडे और उदासीन रवैये पर लौटाए। मिल गया। जू शियाओदाओ ने तुरंत वेटर को उंगली दिखाकर इशारा किया। वेटर, ऑर्डर दो। कुछ ही देर में एक खूबसूरत लड़की मुस्कुराते हुए जू शियाओदाओ के पास आ गई। हेलो महोदय, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? चलिए मशरूम के साथ तीतर का स्टू लेते हैं। जू शियाओदाओ ने मेनू देखे बिना ही ऑर्डर दे दिया। माफ कीजिए, हमारे पास वह नहीं है, वेटर हंसते हुए बोला। 4 पाउंड का लॉबस्टर। माफ कीजिए, हमारे पास इतना बड़ा नहीं है। सच में, आप रेस्टोरेंट चलाते कैसे हैं? मेरे मनपसंद का कुछ भी आपके पास नहीं है। जू शियाओदाओ गुस्से से भर रही थी। वेटर, आपका मीन बहुत पुराना है। ठीक है। जू जियाओदाओ। लिंग फैंग ने मेनू उठाया, उस पर सरसरी नजर डाली और वेटर से कहा, इसकी चिंता मत करो। sauerkraut फिश, पॉट चिकन, जीरा लैम्ब, बैंक्वेट स्टफ फ्राई, लहसुन फ्राइड फिश और सिरके में डूबी मूंग की अंकुरित दाल। अभी के लिए बस इतना ही है, जल्दी से इन्हें तैयार करो। ठीक है महोदय। वेटर मुस्कुराते हुए चला गया। 6 व्यंजन जल्दी से परोसे गए और चारों ने खाना शुरू कर दिया। लिंग फैंग, जियांग शिनी और जू शियाओदाओ खाते समय बातें करते और हंसते रहे, साथ ही लगातार अपनी अगली योजनाओं पर विचार करते रहे। केवल झाओ यूकिंग ही अलग थलग लग रही थी। वह बातचीत में शामिल नहीं हो सकती थी, और जब भी वह जियांग शिनी को सलाह देने की कोशिश करती तो जू शियाओदाओ उसे तीखी फटकार लगाती थी। गुस्से में आकर वह लगातार अपने मुंह में खाना ठूंसती रही, मानो उसे डर हो कि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। जब सब लोग पेट भर चुके थे तब जू शियाओदाओ ने बड़े ही शान से बिल का भुगतान किया। रेस्टोरेंट के बाहर खाना खत्म करने के बाद झाओ यूकिंग ने एक टैक्सी बुलाई। जाने से पहले उसने जियांग शिनी का हाथ पकड़ना नहीं भूला और उसे समझाया, शिनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए और धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। जियांग शिनी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। झाओ यूकिंग को कार में बैठकर जाते हुए देखकर जियांग शिनी की आंखें झपकीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। जू शियाओदाओ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हुआ और लिंग फैंग को हाथ हिलाकर बोला, भाई फैंग, चलो सीजर पैलेस चलते हैं, चलो गाना गाते हैं। लिंग फैंग ने उसकी तरफ देखा। वहां क्यों जा रहे हो? क्या तुम सचमुच वहां सिर्फ गाने के लिए जा रहे हो? जू शियाओदाओ ने सिर हिलाया। और क्या, बेशक, गाना तो है ही। अंदर की सभी युवतियां प्रतिभाशाली हैं और वे बहुत ही मधुरता से बात करती हैं। मुझे वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। लिंग फैंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे तुम्हें बेनकाब करने की जहमत भी नहीं उठानी। तुम्हारी मंशा घिनौनी है, तुम बस उनके शरीर के प्रति वासना रखते हो। तुम नीच हो। लिंग फैंग ने जियांग शिनी को अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बिठाया और शान से निकल गया। जू शियाओदाओ को हवा में बिखरे बालों के साथ अकेला छोड़कर। ठीक है, मत जाओ, मैं घर जाकर फिल्में देखूंगा। जू शियाओदाओ ने ठंडी सी आवाज में कहा और अपने स्कूटर पर सवार होकर चला गया। जैसे ही लिंग फैंग अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सड़क पर आगे बढ़ रहा था, सिस्टम की नोटिफिकेशन की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। मेजबान को बधाई, आपकी बचत 28 मिलियन युआन तक पहुंच गई है। कार्य निर्धारित लक्ष्य से अधिक पूरा हुआ। अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त हुए, एक एसएस रैंक का बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड, 2 एसएस रैंक के बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड और 10 एस रैंक के बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड का उपयोग कर सकता है, इससे अधिक उपयोग अप्रभावी होगा। सिस्टम टास्क, कृपया प्रलय आने से पहले एक आश्रय स्थल का निर्माण करें। कार्य का इनाम, आश्रय की सुरक्षा में 100 गुना वृद्धि। अपने दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनकर लिंग फैंग का दिल बुरी तरह कांप उठा। वह एक बार फिर सिस्टम द्वारा दिए जाने वाले इनाम को देखकर दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इनाम में मूल राशि के अलावा अतिरिक्त चीजें भी शामिल होंगी।
वह मूल रूप से इस बात को लेकर चिंतित था कि जियांग शिनई और जू शियाओदाओ की ताकत बढ़ाने में कैसे मदद की जाए, लेकिन अब सिस्टम ने उसके लिए यह समस्या एक ही बार में हल कर दी है। 2 SS रैंक बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड्स उनकी शारीरिक शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकते हैं, और इस शारीरिक शक्ति से उनकी टैटू बनवाने की सीमा 5 तक पहुंच जाएगी। मनुष्यों में इस स्तर की शक्ति को अजेय माना जाता था। अपने पिछले जीवन में उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जिसके शरीर पर 5 से अधिक टैटू हों। अन्य 10S रैंक बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड भी शरीर की संरचना को 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं, जिससे 3 टैटू बनवाने की अनुमति मिल सकती है। इनसे वह एक अजेय ट्रांसेंडेंट स्क्वाड की पूरी तरह से स्थापना कर सकता था, और प्रलय की शुरुआत में उन्हें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। घर लौटते ही लिंग फैंग ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने जियांग शिनई को सोफे पर खींच लिया और गंभीर भाव से कहा, पत्नी, मैंने आज खाने की मेज पर ठीक से नहीं समझाया। प्रलय के बाद इस दुनिया में महाशक्तियों वाले लोग प्रकट होंगे। उनके शरीर पर टैटू होने के कारण वे अलौकिक शक्ति को जागृत करेंगे। जब इस शक्ति को शक्तिशाली स्तर तक विकसित किया जाएगा तो उनके शरीर परमाणु बम का सामना करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। जियांग शिनई ने उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपकी बात पर विश्वास करती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि मैं जो कह रहा हूँ वह थोड़ा चौंकाने वाला है? आखिर ये शब्द बहुत अवास्तविक लगते हैं। लिंग फैंग सोफे पर झुक गया और अपना चेहरा मलने लगा। ये चौंकाने वाला है, लेकिन हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जियांग शिनई ने लिंग फैंग के गले में बाहें डाल दी। जब से मेरे माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हुई है, मैंने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना है। बेशक मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। लिंग फैंग की आंखें नम हो गईं। उनकी पत्नी सचमुच समझदार थी और उन पर बिना शर्त भरोसा करती थी। उसने तुरंत सिस्टम स्पेस से सिस्टम रिवॉर्ड्स निकाले, एक एसएस रैंक बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड और एक एसएस रैंक बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड। उसने एसएस रैंक बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड को जियांग शिनई के हाथ में रख दिया। जियांग शिनई ने अपने हाथ में पकड़ी कांच की बोतल में मौजूद लाल तरल को देखा। उसका रंग खून की तरह चमकीला लाल था और बोतल से एक हल्की, ताजगी भरी खुशबू आ रही थी जिससे मन को स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। यह क्या है? लिंग फैंग ने एसएस रैंक बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड से भरी कांच की बोतल को पकड़ा और उसका ढक्कन खोल दिया। इसे शरीर को शुद्ध करने वाला तरल कहते हैं। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है और हमें अधिक अलौकिक शक्ति का सामना करने में सक्षम बना सकता है। मैं पहले आपके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। लिंग फैंग के बोलने के बाद उसने तुरंत बोतल में मौजूद शरीर को शुद्ध करने वाला तरल एक ही घूंट में पी लिया। लिंग फैंग ने अपने होठों को चाटा। ये बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड वाकई काफी स्वादिष्ट था। जैसे ही वह मीठा तरल पदार्थ उसके शरीर में प्रवेश किया, लिंग फैंग को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर एक गर्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, जो उसके पेट से उसके शरीर के हर हिस्से की ओर बह रही हो। इसके बाद ये बल तेजी से तीव्र होता गया और उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा, यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर से भी भाप के गुच्छे उठने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी सौना में हो। उसका पूरा शरीर असहनीय रूप से गर्म था। लिंग फैंग की असामान्य स्थिति को देखकर जियांग शिनई ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड को नीचे रख दिया और चिंता भरी नजरों से लिंग फैंग के गाल को छुआ। लिंग फैंग के शरीर का तापमान इतना अधिक था कि उसका हाथ लाल हो गया था। फैंग, तुम्हें क्या हुआ है? जियांग शिनई ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा। लिंग फैंग ने दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों के गड्ढे लाल थे और माथे की नसें उभरी हुई थीं। ये कुछ भी नहीं है, ये एक सामान्य घटना है। लिंग फैंग हौंफते हुए मुश्किल से कुछ शब्द बोल पा रहा था। हालांकि जियांग शिनई मन ही मन चिंतित थी, फिर भी उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वह केवल लिंग फैंग के पास ही खड़ी रही, तौलिया पकड़े हुए लगातार उसके माथे से पसीना पोंछती रही। आधे घंटे बाद लिंग फैंग के शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। 10 मिनट बाद उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौट आया। अब तुम ठीक हो? जियांग शिनई ने तौलिए से लिंग फैंग के माथे से पसीना पोंछा। लिंग फैंग ने अपना सिर हिलाया। खड़े होते ही लिंग फैंग ने अपनी शारीरिक स्थिति का एहसास किया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और फिर उसे ढीला किया। उसकी बांह की मांसपेशियों के शिथिल होने के दौरान शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। लिंग फैंग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर के अंदर एक विशालकाय अजगर छिपा हो और उसका एक ही मुक्का एक भयंकर बाघ को मार सकता हो। एक हल्की सी छलांग लगाकर उसका सिर छत तक पहुंच गया। उसके पैर भी काफी हल्के महसूस हो रहे थे।
उसका शरीर भी पहले से कहीं अधिक सुगठित हो गया था, उसकी भुजाएं मोटी हो गई थीं और उसकी छाती की मांसपेशियां भी बड़ी हो गई थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थान बड़े होने चाहिए थे वे सभी बड़े थे। जियांग शिनी लिंग फैंग के पास गई और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसकी आंखों की गहराई में एक हल्की सी गर्माहट झलक रही थी। फैंग, तुम तो बदल गए लगते हो। मैं कितना बदल गया हूं। लिंग फैंग ने अपना चेहरा छुआ। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम पहले से ज्यादा आकर्षक हो गए हो। जियांग शिनी ने मोहक मुस्कान के साथ कहा। जियांग शिनी की निगाहों से लिंग फैंग थोड़ा विचलित महसूस कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपने दिल में उठ रही आवेग को दबा लिया। आपको शरीर को निखारने वाला तरल पदार्थ भी जल्दी से पी लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। जियांग शिनी ने मेज पर रखा शरीर को शुद्ध करने वाला तरल पदार्थ उठाया और बिना किसी झिझक के उसे पी लिया। शक्तिशाली शरीर शोधक तरल के सेवन के बाद कुछ ही सेकंड में जियांग शिनी की आंखें तुरंत चकराई गईं और उसने एक धीमी सी कराह निकाली। लिंग फैंग की तरह ही जियांग शिनी ने भी दांत पीसते हुए और भौहें चढ़ाते हुए दृढ़ता दिखाई। हालांकि जियांग शिनी का बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड एसएस रैंक का था, जो लिंग फैंग के लिक्विड से एक स्तर नीचे था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया लिंग फैंग जितनी दर्दनाक नहीं थी। 10 मिनट बाद जियांग शिनी की हालत सामान्य हो गई। ये तो कमाल की चीज है। जियांग शिनी ने अपने हाथ ऊपर उठाए, अपने शरीर में अपार शक्ति महसूस करते हुए उसका चेहरा उत्साह से भर गया। अभी अभी उसने एक हल्के से थप्पड़ से लकड़ी की एक मजबूत कुर्सी को चकनाचूर कर दिया था। लिंग फैंग ने उसके खूबसूरत बालों को सहलाते हुए स्नेहपूर्वक कहा, जागृत होने के बाद तुम्हारी शक्ति अभी से भी अधिक होगी। लिंग फैंग ने जियांग शिनी के चेहरे को देखा, जो शरीर को निखारने वाले तरल पदार्थ का सेवन करने के बाद और भी अधिक सुंदर हो गया था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर उसके मन में वासना की तीव्र ज्वाला भड़क उठी और मानो उसकी आंखों में आग सी भड़क उठी हो। उसने जियांग शिनी का हाथ थामते हुए गंभीरता से कहा, देर हो रही है, चलो कमरे में चलते हैं और विदेशी भाषाएं पढ़ते हैं। जियांग शिनी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने उसकी ओर आंखें घुमाईं। लिंग फैंग ने उसे गोद में उठाकर बेडरूम की ओर चल दिया। आप लोगों को आगे का भाग पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं लिखूंगा, 10,000 शब्द छोड़ दूंगा। ... दिन और रात बारी बारी से आते थे। एक नींदहीन रात। सुबह 8 बजे लिंग फैंग एक मीठे सपने से जाग उठी। उसके बगल में बैठी जियांग शिनी पहले ही उठ चुकी थी और रसोई से खाना पकाने की आवाज आ रही थी। लिंग फैंग बिस्तर से उठा, अपने बॉक्सर पहने और अपनी थोड़ी दर्द करती कमर को रगड़ा। पिछली रात की पागलपन भरी हरकतों के बारे में सोचते हुए उसने अपने होठों को चाटा, फिर भी उसे संतुष्टि महसूस नहीं हुई। विदेशी भाषाएं अच्छी हैं, विदेशी भाषाओं का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। लिंग फैंग ने आह भरी कपड़े पहने और साधारण तरीके से स्नान किया। सोफे पर बैठे बैठे उसने एक दाकियानमेन सिगरेट निकाली, उसे जलाया और दिन भर की यात्रा की योजना बनाने लगा। अब जबकि उसके हाथ में पैसा आ गया था, प्राथमिक कार्य पहले उपनगरों में उस जेल को खरीदना था और फिर आश्रय स्थल का निर्माण शुरू करना था। दूसरा उद्देश्य जियांग शिनी और जू शियाओदाओ को टैटू बनवाने के लिए ले जाना था। गहन शोध के बाद लिंग फैंग ने अपने टैटू के विषयों का भी चयन कर लिया था। पुनर्जन्म लेने के बाद उसने अपने लिए विस्फोटक शक्ति वाले कुछ टैटू नायकों को तैयार किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह प्रलय के बाद सीधे तौर पर अजेय हो जाएगा और पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम कर लेगा। अपने नायकों के बारे में उनके पास पहले से ही एक प्रारंभिक योजना थी और वह ये थी। अब जबकि उसका शरीर 10 टैटू सहन कर सकता था, उसके विकल्पों की सीमा काफी बढ़ गई थी। ट्रांसेंडेंट टैटू के बारे में उनके ज्ञान के अनुसार टैटू जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसके जागृत होने की गति उतनी ही धीमी होगी। अगर हर टैटू बेहद शक्तिशाली होता, तो उन्हें जगाने का मौका मिलने से पहले ही कोई जानवर उसे खा जाता। इसलिए टैटू का चुनाव करते समय उसे उनकी मजबूती के स्तर के आधार पर उनका चयन करना पड़ा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर स्तर पर उसके पास एक अजेय टैटू हो। इस प्रकार ताकत के आधार पर लिंग फैंग ने अपने 10 टैटू को इस प्रकार व्यवस्थित किया: पंगु, राहु, कैस, डोंगहुआंग ताई, जिनटियन, कुनपेंग, यंगलोग, ताओटी, नेझा और दमन की किंग। सबसे पहले पांगु हैं, जो संसार के निर्माता होने के नाते जागृत होने पर निस्संदेह अजेय होंगे। और राहु, जिसने एक युग पर शासन किया और आदिम जगत में तबाही मचाई, वह भी शक्ति में शीर्ष स्थान पर था। नेझा, द मंकी किंग और ताओटी जैसे टैटू की बात करें तो वे शुरुआती और मध्य चरणों में उसे अजेय बनाए रखने के लिए काफी थे।
समय बीतने के साथ साथ उसके टैटू और भी मजबूत होते जाएंगे। एक बार जब उसके सभी 10 टैटू जागृत हो जाएंगे तो उसकी ताकत अभूतपूर्व हो जाएगी। जहां तक जियांग शिनई के टैटू की बात है, उनकी योजना थी कि वह आर्चर प्रकार के टैटू पर ध्यान केंद्रित करे। हुई चांग, ए जेहे, नाइन हेवन, मिस्टीरियस मेडेन और जिंगवेई, ये पांचों टैटू आर्चर प्रकार के थे और ये प्राचीन पौराणिक आकृतियां थीं, जिसका अर्थ है कि उनके टैटू का स्तर शीर्ष स्तरीय पौराणिक स्तर का था। जहां तक जू शियाओदाओ के टैटू की बात है, उन्होंने फिलहाल ऐसे चित्र बनवाने का फैसला किया है जो जादूगर प्रकार के भीड़ नियंत्रण की ओर झुके हुए हों। झुरोग, गोंगोंग, गर्जन देवता और बिजली की देवी फेंगबोफिलियन और बाइक्यूई, वे भीड़ को नियंत्रित करने में माहिर थे और युद्ध के मैदान में विस्फोटक तबाही मचाने में सक्षम थे। आज वही दिन था जब उसने और जू शियाओदाओ ने यहां मिलने का तय किया था, इसलिए उसने पहले टैटू बनवाने की तैयारी की। खाने के लिए समय। जब लिंग फैंग गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी जियांग शिनई नाश्ता लेकर रसोई से बाहर निकली। लिंग फैंग खाने की मेज पर गया और नाश्ते को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। सोया दूध, तले हुए अंडे, तले हुए आटे के टुकड़े और भाप में पके हुए बंस। हालांकि यह एक साधारण नाश्ता था, लेकिन 3 साल तक डिब्बाबंद खाना खाने के बाद यह बेहद स्वादिष्ट लगा। जियांग शिनी लिंग फैंग के सामने बैठी थी, उसका चेहरा गुलाबी था और उसकी मुस्कान प्यारी थी। लिंग फैंग ने एक स्टीम्ड बन उठाया, उसे अपने मुंह में ठूंसा और शांत भाव से कहा, शिनी, थोड़ी देर में तुम, मैं और जू शियाओदाओ टैटू बनवाने चलेंगे। मैंने ऑनलाइन देखा है, पेन शहर का सबसे मशहूर टैटू आर्टिस्ट यहीं पास में है। जियांग शिनी ने सिर हिलाया। जरूर। ओह हाँ, एक और बात है। वह उठी और बेडरूम की ओर चली गई। आधे मिनट बाद वह संपत्ति के 2 दस्तावेज लेकर वापस आए और उन्हें मेज पर रख दिया। लो, हम आज ही घर गिरवी रखकर कुछ और पैसे ले सकते हैं। वैसे भी हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मैंने कल 30 लाख का लोन लिया है, मैं थोड़ी देर में सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। लिंग फैंग ने संपत्ति के दस्तावेजों को देखा और फिर जियांग शिनई को देखा, जो शांत भाव से अपना तला हुआ अंडा खा रही थी। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। अत्यधिक आभार व्यक्त करने से चीजें और भी दूर हो जाएंगी। उनकी पत्नी उन पर इतना भरोसा करती थी कि वे बस इतना ही कर सकते थे कि उनकी रक्षा करें और उन्हें एक उज्जवल भविष्य दें। एक गुणी पत्नी मेरी उच्च महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करती है और मैं उसे 10,000 ताइल सोना भेंट करूंगा। लिंग फैंग ने जियांग शिनई को कोमलता भरी निगाहों से देखा और जियांग शिनई की आंखों में भी वही कोमल स्नेह झलक रहा था। बैंग बैंग बैंग, बैंग बैंग बैंग, फैंगजी, दरवाजा खोलो पापा। अचानक हुई तेज दस्तक ने दोनों के बीच के अंतरंग क्षण को भंग कर दिया। जू शियाओदाओ की चिड़चिड़ी आवाज सुनकर लिंग फैंग गुस्से से दरवाजे तक गई और उसे खोला। अरे, हम खाना खा रहे हैं। हेलो आइस क्वीन। जू शियाओदाओ ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया, फिर मेज की ओर चली गई और बिना किसी औपचारिकता के लिंग फैंग के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। लिंग फैंग ने उसके लिए पहले से ही चॉपस्टिक का एक जोड़ा तैयार रखा था। वाह, ये तो वाकई शानदार दावत है। आइस क्वीन, आपकी खाना पकाने की कला दिन ब दिन निखरती जा रही है। जू शियाओदाओ ने एक स्टीम्ड बन उठाया, उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और जियांग शिनई की चापलूसी करने लगा। जियांग शिनी को उसके गैर गंभीर स्वभाव की आदत हो चुकी थी और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। तीनों के नाश्ता खत्म करने के बाद जियांग शिनई ने मेज साफ करना शुरू कर दिया, जबकि लिंग फैंग ने अपने सिस्टम स्पेस से बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की आखिरी बोतल निकाली और उसे जू शियाओदाओ को सौंप दिया। लो, इसे पी लो। यह क्या है? जू शियाओदाओ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अच्छी चीजें, ऐसी चीजें जो आपको मजबूत बनाएंगी। अरे, मजबूत होने के किस पहलू की बात कर रहे हो? जू शियाओदाओ ने कामुक भाव से उसकी ओर देखा। इतनी कम उम्र में ही नाकामयाब हो रहे हो, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी से पी लो, लिंग फैंग ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही काफी मजबूत हूं। अगर मैं और मजबूत हो गया तो बाकी लोग कैसे बचेंगे? जू शियाओदाओ ने बार बार अपने हाथ हिलाए। हालांकि उसने कहा था कि उसे यह नहीं चाहिए, लेकिन उसने ढक्कन खोलकर इसे पी लिया था। गटक गटक, स्मैक स्मैक। जू शियाओदाओ ने होठों को चटकाते हुए कहा, सच कहूं तो इस दवा का स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है। क्या आपके पास और है? मुझे और चाहिए। इससे पहले कि जू शियाओदाओ अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा है और उसके सिर के ऊपर से भाप निकलने लगी है। हे भगवान, इस दवा में तो बहुत ही जबरदस्त असर है।
जू शियाओदाओ को विकृत भाव से जमीन पर लेटे हुए देखकर लिंग फैंग ने आराम से सिगरेट जलाई, सोफे पर बैठ गया और अपने पैर मोड़ लिए। अपने भाई को दर्द में देखकर उसे काफी अच्छा लगा। लगभग 20 मिनट बाद जू शियाओदाओ पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उसका चेहरा उत्साह से भर गया। एसएस ग्रेड बॉडी टेम्परिंग लिक्विड ने उसकी शारीरिक क्षमता को 10 गुना बढ़ा दिया था, जिससे उसका शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। उन्हें पहले से ही विशेष बलों के सैनिक के रूप में 5 साल का अनुभव था और वे युद्ध तकनीकों में विशेष रूप से कुशल थे। अब वह बिना किसी हथियार के किसी को भी पल भर में मार सकता था। मैं अजेय हूँ, जू शियाओदाओ ने अपने हाथों को जेब में डालकर शांत भाव से 45 डिग्री के कोण पर आकाश की ओर देखते हुए कहा। बकवास करना बंद करो, लिंग फैंग ने चिढ़ते हुए कहा और उसे कमरे से बाहर खींच लिया। तीनों लोग आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार तक गए और एक टैक्सी को रोका। आधे घंटे बाद तीनों अपने गंतव्य पर पहुंच गए। 9 फिंगर्स टैटू शॉप। ये पेन शहर की सबसे महंगी टैटू की दुकान थी और यहाँ का टैटू कलाकार भी पूरे शहर में सबसे कुशल था। टैटू की दुकान बड़ी नहीं थी, लगभग 100 वर्ग मीटर ही थी। तीनों दुकान में दाखिल हुए। अंदर कोई ग्राहक नहीं था। लगभग 50 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी चाय पी रहा था और 17 या 18 साल की एक लड़की कैशियर काउंटर पर वीडियो देख रही थी। क्या बॉस अंदर है? लिंग फैंग ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा और पाया कि उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली गायब थी। ऑनलाइन मिली जानकारी के अनुसार वांग जियोजी की एक छोटी उंगली गायब थी, इसलिए यह वही होना चाहिए। उस आदमी ने अपना चाय का कप नीचे रखा, खड़ा हुआ और लिंग फैंग और अन्य लोगों की ओर देखा। मैं यहाँ का मालिक हूँ, वांग जियोजी। आप तीनों को क्या चाहिए? वांग जियोजी ने तुरंत उन्हें बैठने का इशारा किया। शाओ यू, थोड़ा पानी डालो। कैशियर काउंटर पर बैठी लड़की ने ये सुना, अपने होंठ सिकोड़े, अपना फोन नीचे रखा और चाय बनाने चली गई। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, भाई, लिंग फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। यह बिल्कुल सही है। उस आदमी ने लिंग फैंग और बाकी लोगों को देखा, उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। मैं देखता हूं कि आप सभी में एक असाधारण आभा है। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या टैटू बनवाना चाहते हैं। एक टैटू कलाकार के रूप में वह साल भर हर तरह के लोगों से मिलता जुलता था और लोगों को समझने में काफी माहिर था। ये तीनों बेहद जीवंत थे और उनमें एक असाधारण व्यक्तित्व था। ये स्पष्ट था कि वे साधारण लोग नहीं थे। हमें काफी सारे टैटू बनवाने हैं। मुझे 10 कैरेक्टर टैटू चाहिए और हम दोनों 5-5 बनवाएंगे। लिंग फैंग ने चाय की एक घूंट ली। अरे, वांग जियोजी हैरान होकर बोली, ये सज्जन अचानक इतने सारे टैटू क्यों बनवा रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि आप कौन से अक्षर गुदवाना चाहते हैं। लिंग फैंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, पनबू, राहु कैस, डोंगहुआंग ताई, जिंगटिन, कुनपेंग, यंगलोंग, ताओटी, नेझा और द मंकी किंग। क्या? वांग जियोजी की आंखें सदमे से फैल गईं। क्या कोई समस्या है? लिंग फैंग ने शांत भाव से सिगरेट जलाई। कीमत पर बातचीत हो सकती है। वांग जियोजी ने गहरी भौहें चढ़ा ली। ये पैसे का मामला नहीं है, ये टैटू से जुड़े सामाजिक वर्जनाओं का मामला है। हो सकता है कि आपको पता न हो अगर आपने कभी टैटू नहीं बनवाया है, लेकिन हमारे ड्रैगन साम्राज्य की पारंपरिक संस्कृति में टैटू को लेकर कई वर्जनाएं हैं। अगर टैटू वाली आकृति बहुत शक्तिशाली है तो आप उसे दबा नहीं पाएंगे। वांग जियोजी ने पानी का एक घूंट लिया और आगे कहा, खासकर वे 10 आकृतियां जिनका आपने जिक्र किया, उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली है। यदि कोई कमजोर भाग्य वाला व्यक्ति उन्हें टैटू करवाता है तो इसके दुष्प्रभाव होने की संभावना बहुत अधिक होती है। हालांकि मैं एक टैटू कलाकार हूं और मुझे सिर्फ आपके द्वारा बनवाए जाने वाले टैटू के लिए पैसे लेने की परवाह है, फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि ऐसा न करें। इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। वांग जियोजी ने यह बात कहते समय पूरी गंभीरता दिखाई। वांग जियोजी की बातें सुनकर लिंग फैंग की उनके प्रति धारणा में थोड़ा सुधार हुआ। हालांकि यह व्यक्ति देखने में कुछ हद तक क्रूर लगता था, लेकिन वास्तव में वह दयालु हृदय का था। चिंता मत करो बॉस, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। बस आगे बढ़ो और कर दो। लिंग फैंग ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ दी। बड़े भाई, हम सब भाग्य की संतान हैं, स्वर्ग के मार्ग के पुत्र हैं। बेझिझक आगे बढ़ो और करो। लिंग फैंग की बात से सहमत होते हुए जू शियाओदाओ ने बगल से कहा, क्या आप सभी इस बारे में वाकई आश्वस्त हैं? वांग जियोजी ने गंभीर भाव से उनकी ओर देखा। एक बार किसी ने यहाँ नेझा का टैटू बनवाया था और 1 साल के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। किसी और ने बंदर राजा का टैटू बनवाया और उसे लगातार बदकिस्मती और अंतहीन विपत्तियों का सामना करना पड़ा। और एक और भी था, बॉस।
लिंग फैंग ने वांग जियोजी की बात काटते हुए हाथ उठाया। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़िए और उन्हें टैटू बना दीजिए। आह, ठीक है, वांग जियोजी ने आह भरी। तो कृपया मेरे पीछे आइए। वांग जियोजी लिंग फैंग को वर्कबेंच तक ले गई और उसके औजार तैयार करने लगी। अच्छा, इन दोनों को भी टैटू बना दो। लिंग फैंग ने जू शियाओदाओ और जियांग शिनई की ओर इशारा किया। लिंग फैंग ने उन दोनों के टैटू का भी वर्णन किया और वांग जियोजी इसे सुनकर एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गई। हे भगवान, इस नौजवान में तो गजब का साहस है। क्या ये अपनी जान से खिलवाड़ नहीं कर रहा? हे भगवान! हालांकि वांग जियोजी ने मन ही मन शिकायत की, फिर भी उन्होंने उनकी मांगों को पूरा किया। तो फिर मेरी बेटी को उन दोनों को संभालने दो, उसकी कुशलता मुझसे कम नहीं है। ये चलने लगा। शाओ यू, इधर आओ और इन दोनों मेहमानों की सेवा करो। वांग जियोजी ने अपनी बेटी को इशारा किया। जू शियाओदाओ बड़ी समझदारी से चलकर सीट पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए उस छोटी लड़की को देखने लगी। छोटी बहन, जरा धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है? तुम्हारा भाई थोड़ा संवेदनशील है। वांग शियाओयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मेरी तकनीक बहुत अच्छी है, इससे बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। जू शियाओदाओ ने एक अनुभवी दिग्गज की तरह मुस्कुराते हुए कहा, गाड़ी के पहिए मेरे चेहरे पर से गुजर गए। वांग शियाओयू को तभी एहसास हुआ कि उसके पहले के शब्द अस्पष्ट थे। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने शू शियाओदाओ को गुस्से से घूरा। वांग शियाओयू ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, टैटू बनाने वाला पेन उठाया और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान खिल उठी। कुछ ही देर में जू शियाओदाओ की सूअर जैसी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वांग जियोजी की टैटू की दुकान के ठीक सामने वाली गली में सड़क के किनारे एक काली रंग की मेबैक कार खड़ी थी, जिसकी खिड़की आधी खुली हुई थी। कार की पिछली सीट पर कुछ हद तक मनमोहक चेहरे वाला एक युवक सड़क के उस पार स्थित टैटू की दुकान को देख रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी उंगली पर खोपड़ी वाली अंगूठी को घुमाया और उसकी कलाई पर बनी खोपड़ी ने उसके पूरे व्यवहार को और भी अधिक ठंडा और भयावह बना दिया। उस आदमी के बगल में बेहद खूबसूरत कपड़े पहनी एक महिला बैठी थी। वह जियांग शिनी की सबसे अच्छी दोस्त झाओ यूकिंग थी। तुम कह रहे हो कि लिंग फैंग ने कल विश्व प्रलय का बहाना बनाकर जियांग शिनी की सारी बचत हड़प ली? जू रुई का चेहरा उदासीन था। जी हाँ, यंग मास्टर जू। मुझे नहीं पता कि लिंग फैंग ने शिनी को किस तरह का प्रेम औषधि पिलाई है, लेकिन उसने सचमुच उसके इतने बड़े झूठ पर विश्वास कर लिया, और वह तो अपने माता पिता द्वारा विरासत में मिले घर को भी बेचना चाहती है। झाओ यूकिंग की आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते वह उसे कुछ क्यों नहीं देती? उसके पास इतना पैसा था, उसे थोड़ा देने में क्या हर्ज था? क्या उनका रिश्ता वाकई इतना अच्छा है? क्या उन्हें अलग करना आपके लिए वाकई इतना मुश्किल है? जू रुई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मैं जब भी मौका मिलता है लिंग फैंग के बारे में बुरा भला बोलती हूँ, लेकिन जियांग शिनी मेरी बातों में नहीं आती। वो बहुत समझदार है। झाओ यूकिंग का चेहरा गंभीर था। इसीलिए तो मुझे वो पसंद है। जू रुई के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो तुम बस शिनी के साथ रहो और उन दोनों को अलग करो। युवा स्वामी जू, चूंकि आप शिनी को इतना पसंद करते हैं तो आप सीधे ही। लिंग फैंग। झाओ यूकिंग के चेहरे पर एक ठंडी सी सिहरन छा गई। उसके बाकी शब्द अनकहे रह गए। तुम्हें क्या लगता है ये किस तरह का समाज है? अभी भी हिंसा का सहारा ले रहे हो? तुम्हें अक्ल लगानी चाहिए। जू रुई ने ताना मारा, फिर लापरवाही से बगल के स्टोरेज कंपार्टमेंट से नकदी के 2 बंडल निकाले और उन्हें झाओ यूकिंग की ओर फेंक दिया। यह आपका हालिया भुगतान है। मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। धन्यवाद, युवा स्वामी जू। झाओ यूकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा स्वामी जू, आप तो बड़े उदार हैं। जू रुई ने हाथ बढ़ाकर खिड़की के बाहर खड़े अंगरक्षक को इशारा किया। युवा स्वामी जू। अंगरक्षक ने सिर झुकाया। लिंग फैंग और बाकी लोगों पर कड़ी नजर रखो और पता लगाओ कि आखिर वे क्या कर रहे हैं। हाँ, अंगरक्षक ने जवाब दिया और फिर झट से खुद को छिपा लिया। मेबैक धीरे धीरे स्टार्ट हुई और धीरे धीरे गली के कोने से ओझल हो गई। उन तीनों के टैटू बनवाने का काम 2 दिन तक चला। क्योंकि लिंग फैंग की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं और तीनों टैटू के आंकड़े कठिन थे, इसलिए वांग जियोजी और उनकी बेटी ने दिन में केवल 5 घंटे सोकर अतिरिक्त मेहनत की और अंततः टैटू को पूरा किया। लिंग फैंग दर्पण के सामने खड़ा होकर अपने शरीर पर बने टैटू को देख रहा था और संतुष्टि से सिर हिलाया। पेंग शहर के सर्वश्रेष्ठ टैटू कलाकार से जैसी उम्मीद थी, ये बहुत अच्छा है। लिंग फैंग बिना कमीज के था, उसका शरीर गठीला और मजबूत था।
उसकी छाती पर बना पांडु टैटू उसे एक जंगलीपन का आभास दे रहा था। इससे बगल से देख रही वांग शियाओयू की आंखों में छोटे छोटे तारे चमक उठे। बॉस, पिछले 2 दिनों की परेशानी के लिए क्षमा करें। लिंग फैंग ने अपने कपड़े पहने और सिगरेट जलाए। जब तक आप संतुष्ट हैं बस यही मायने रखता है। वांग जियोजी ने अपना कंधा थपथपाया और मुस्कुराए। लिंग फैंग ने अपना फोन उठाया और सीधे 500,000 का शुल्क चुका दिया। यही वह कीमत थी जिस पर दोनों सहमत हुए थे। लिंग फैंग ने वांग जियोजी के शरीर पर बने काले ड्रैगन टैटू को देखा और अर्थपूर्ण लहजे में कहा, बड़े भाई, आज से 18 दिन बाद अगर आप किसी मुसीबत में हो तो आप उपनगरों में स्थित परित्यक्त जेल में आकर मुझे ढूंढ सकते हैं। ये कहकर लिंग फैंग जियांग शिनी और जू शियाओदाओ को लेकर टैटू की दुकान से निकल गया। 2 दिन साथ बिताने के बाद लिंग फैंग को लगा कि वांग जियोजी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ जुड़ना उचित होगा। इस आदमी के शरीर पर 2 काले ड्रैगन के टैटू थे। अगर वह प्रलय के समय जागृत होता तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं होती। उनकी बेटी के टैटू में मेंगपो की छवि थी। यदि वह जागृत हो पाती तो वह भी निश्चित रूप से एक शक्तिशाली पारलौकिक शक्ति बन जाती। अगर वह उन दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है तो इससे उसकी टीम की ताकत और बढ़ जाएगी। सर्वनाश की स्थिति में उसे न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत होने की आवश्यकता थी बल्कि पैर जमाने के लिए एक शक्तिशाली ताकत की भी आवश्यकता थी। लिंग फैंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद वांग जियोजी वहीं खड़ा रहा और गहरी भौहें चढ़ा ली। पिताजी, क्या हुआ? क्या उनमें कोई समस्या है? वांग शियाओयू ने पूछा। वांग जियोजी अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया और बार बार अपना सिर हिलाने लगा। अजीब बात है, मैंने अभी अभी अपने पूर्वजों की भविष्यवाणी तकनीक का इस्तेमाल करके उन कुछ लोगों के भाग्य का अनुमान लगाया था, लेकिन मुझे बस धुंध ही दिखाई दी। ये सुनकर वांग शियाओयू ने भौहें चढ़ा ली। यहाँ तक कि उसके पिता भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाए थे इन लोगों का पृष्ठभूमि क्या है। उपनगरों में स्थित परित्यक्त जेल। वांग जियोजी ने दीवार पर बने पांगु भित्तिचित्र को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, ये लोग साधारण नहीं हैं। टैटू का काम पूरा हो गया है। अब आगे के काम पर चर्चा करते हैं। एक मिल्क टी की दुकान में तीनों एक बूथ में बैठे हुए मिल्क टी के कप पकड़े हुए थे। लिंग फैंग ने बाहर सड़क का नजारा देखा और कहा, समय बचाने के लिए हम तीनों मिलकर काम बांट लेते हैं। जियांग शिनी ने दूध वाली चाय की एक घूंट ली और लिंग फैंग की ओर देखा। ठीक है, तो फिर जिम्मेदारी संभालने का जिम्मा मैं ही संभालूंगा। जू शियाओदाओ ने गंभीरता से कहा, तुम पिटने की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो, कैसा रहेगा ये? लिंग फैंग ने अपनी कलाई मोड़ी। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, देखो तुम फिर से उत्तेजित हो रही हो। जू शियाओदाओ उठी और एक तरफ हट गई। लिंग फैंग ने अपनी निगाहें हटा ली और आगे कहा, हमने उपनगरों में स्थित जेल किराए पर ले ली है। अगला चरण जीर्णोद्धार का काम है। मैं इसके लिए एक निर्माण कंपनी नियुक्त करूंगा। सामान की खरीद का जिम्मा शिन्नी तुम संभालो। लिंग फैंग ने जियांग शिन्नी की ओर देखा। जियांग शिन्नी ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। संयोग से मेरे कुछ दोस्त हैं जो थोक बाजार में दुकानें चलाते हैं। मैं सामान का इंतजाम कर लूंगी। ठीक है, लेकिन आपको उनसे ये समझौता करना होगा कि हम अग्रिम भुगतान करेंगे और महीने के अंत में बिल का भुगतान करेंगे। लिंग फैंग ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। समझ गई। जियांग शिन्नी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हे भगवान, तुम तो मुफ्त में सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो। जू शियाओदाओ आश्चर्यचकित दिखी। लिंग फैंग ने उसकी ओर आंखें घुमाई। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा है वह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। वैसे लिटिल नाइफ, जाओ अनाथालय के हमारे उन भाइयों से संपर्क करो। 10 भरोसेमंद लोगों को चुन लो। जब प्रलय आ जाएगी तो हम तीनों अंततः बहुत कमजोर और संख्या में कम पड़ जाएंगे। उसके पास इस समय एस रैंक बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड की 10 इकाइयां मौजूद थीं, जो किसी व्यक्ति के शारीरिक बल को 5 गुना तक बढ़ा सकती थीं, जो 10 शक्तिशाली पारलौकिक व्यक्तियों को जागृत करने के लिए पर्याप्त था। अनाथालय में उसके साथ खेलने वाले साथी सबसे पहले वे लोग थे जिन्हें वह अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि वे बचपन से ही साथ पले बड़े थे। दूसरे, वे सभी अनाथ थे और उन पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। उनका पालन पोषण करना सबसे अच्छा विकल्प था। इसके अलावा उसकी अपनी ताकत भी बहुत अधिक थी, इसलिए उसे उनके गुप्त इरादों का कोई डर नहीं था। उसकी ताकत उन सभी को दबाने के लिए काफी थी। जरूर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। साथ ही आश्रय के लिए सबसे महत्वपूर्ण ईंधन संसाधनों के लिए भी मैं संसाधन जुटा सकता हूं, जू शियाओदाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। लिंग फैंग ने कहा, अच्छा, चूंकि ऐसा है तो चलिए अलग अलग होकर कार्रवाई करते हैं।
हम आज रात आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। उन तीनों ने अपने हाथों में मौजूद दूध वाली चाय खत्म की और अलग अलग अभिनय करने लगे। लिंग फैंग अपना बैग लेकर एक दूरदराज के शहरी गांव में पहुंचा। वह गांव में बाएं और दाएं मुड़ा और जल्द ही एक जर्जर मकान के सामने पहुंच गया। घर के सामने खड़े खड़े आधे मिनट से भी कम समय में दो हटे कट्टे आदमी बाहर निकले। दोनों के चेहरे पर खूंखार भाव थे और दोनों की बाहों पर टैटू बने हुए थे। उन्हें देखते ही पता चल जाता था कि वे गुंडे हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? सबसे पहले क्रू कट हेयर स्टाइल वाले एक व्यक्ति ने बात की। लिंग फैंग ने शांत भाव से द कियानमेन सिगरेट निकाली और उसे जलाया। फुफकार खाफ रिन। छोटे बालों वाले उस व्यक्ति ने लिंग फैंग को गौर से देखा, फिर दूसरे व्यक्ति से नजरें मिलाईं और उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। चूंकि आप ग्राहक हैं तो मेरे साथ आइए। वे दोनों तुरंत लिंग फैंग को कमरे में ले गए। जर्जर हो चुके घर में प्रवेश करते ही आंतरिक सज्जा आश्चर्यजनक रूप से भव्य थी। हर जगह सोने की चमक बिखरी हुई थी और नवधनी वर्ग का माहौल साफ झलक रहा था। हॉल में काले सूट पहने एक दर्जन आदमी लिंग फैंग को ऐसे देख रहे थे जैसे बाघ अपने शिकार पर नजर गड़ाए हों, जिससे दमन का एक मजबूत एहसास पैदा हो रहा था। अगर कोई आम इंसान इस माहौल में होता तो शायद वह बुरी तरह डर जाता। सूदखोरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली यही आम रणनीति थी। इस विधि का उपयोग करके वे आप पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं, जिससे आपको अनुचित अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि लिंग फैंग के लिए ये सब बेमानी था। उसकी वर्तमान शारीरिक क्षमता से वह आसानी से इन लोगों को मार सकता था। उसे इस बात का भी डर नहीं था कि उनके पास हथियार होंगे। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर से 20 गुना से अधिक भारी शरीर की भरपाई संख्याओं से नहीं की जा सकती। लिंग फैंग उस छोटे बालों वाले आदमी के पीछे पीछे तीसरी मंजिल तक गया और जल्द ही तीसरी मंजिल के सबसे निचले हिस्से में स्थित एक कमरे में पहुंच गया। उस छोटे बालों वाले आदमी ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ। कमरे से एक कर्कश आवाज आई। छोटे बालों वाले उस व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक दरवाजा खोला और लिंग फैंग को अंदर ले गया। भाई बाव, ये व्यक्ति यहाँ ऋण लेने आया है। कमरे में सोफे पर बैठा एक गंजा आदमी जो कटाना तलवार से खेल रहा था, धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उस आदमी ने अपने गले में सोने की एक बड़ी चेन पहन रखी थी और उसके मुंह से लेकर कान के निचले हिस्से तक फैला हुआ एक निशान बेहद डरावना लग रहा था। उस व्यक्ति ने ठंडी निगाहों से लिंग फैंग को देखा। लिंग फैंग ने धीरे से धुएं का एक कश छोड़ा और उस आदमी को घूरते हुए देखा। न तो वह विनम्र था और न ही धूर्त। वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने अपनी नजरें हटा ली। छोटे भाई, मुझसे कितना पैसा उधार लेना चाहते हो? वह आदमी कटाना पकड़े खड़ा हुआ और लिंग फैंग के सामने चला गया। लिंग फैंग ने धीरे से एक उंगली आगे बढ़ाई। 1 मिलियन, 10 मिलियन। लिंग फैंग ने उदासीनता से कहा। 10 मिलियन। गंजे आदमी ने भौहें चढ़ाकर हंसते हुए कहा, छोटे भाई, तुम में तो वाकई बहुत हिम्मत है। लिंग फैंग ने अपने बैग से संपत्ति के 2 दस्तावेज निकाले और उन्हें गंजे आदमी को सौंप दिया। पेंग शहर में ये दोनों घर सबसे अच्छी जगहों पर स्थित हैं, जिनकी कीमत कम से कम 15 मिलियन है। गंजे आदमी ने संपत्ति के दस्तावेज लिए और उन्हें ध्यान से देखा। तुम्हारे लिए ये जियांग शिनई कौन है? मेरी पत्नी। क्या कोई समस्या है? ओह, कोई बात नहीं। गंजे आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन क्या आपको यहाँ के ऋण की शर्तें पता है? हम 3% ब्याज लेते हैं। कोई बात नहीं, चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। लिंग फैंग ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। खैर, दुनिया का अंत जल्द ही आने वाला है, तुम्हें पैसे कौन चुकाएगा? तब तक तो मैं अजेय हो चुका होऊंगा और तुम मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत करोगे। वाह, एकदम सीधा। गंजे आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जैसे सीधे सादे लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। जल्द ही गंजे आदमी के सहायक ने अनुबंध तैयार कर लिया। लिंग फैंग ने अनुबंध की ओर देखा भी नहीं, उसने सीधे उस पर हस्ताक्षर कर दिए और अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद लिंग फैंग के बैंक कार्ड में 10 मिलियन की राशि स्थानांतरित कर दी गई। छोटे भाई, सहयोग के लिए शुभकामनाएं। गंजे आदमी ने लिंग फैंग को एक सिगरेट देते हुए कहा, मेरा नाम झांग बाओ है, मुझे भाई बाओ कहो। लिंग फैंग ने सिगरेट ली और झांग बाओ ने विनम्रतापूर्वक उसे उसके लिए जला दिया। भाई लिंग फैंग, हमारी भुगतान अवधि 1 महीना है। आपको मुझे 15 मिलियन वापस करने होंगे। झांग बाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लिंग फैंग ने भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई चालबाजी नहीं करोगे। झांग बाओ की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई।
इस जगह पेन शहर में मेरी अभी भी कुछ चलती है। लिंग फैंग की मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? झांग बाओ की नजरें लिंग फैंग की निगाहों से मिली और उन्हें तुरंत ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फीले तहखाने में गिर गए हों। लिंग फैंग की निगाहें तीखी और प्रभावशाली थीं, ऐसा लग रहा था मानो कोई जंगली जानवर उन्हें घूर रहा हो। उसकी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। उसे एक पल के लिए भी संदेह नहीं था कि अगर उसने एक और शब्द बोलने की हिम्मत की तो सामने खड़ा युवक उसे मार डालेगा। वह ग्रीन ड्रैगन गैंग का एक सम्मानित हॉल मास्टर वास्तव में एक युवक से डर गया था। उसे खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। लिंग फैन की निगाहों के दबाव का सामना करते हुए वह डर गया और बेजान हंसी हंसते हुए बोला, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस एक दोस्ताना याद दिला रहा था। हाँ हाँ। इसके बाद लिंग फैंग ने अपनी नजरें हटा लीं। अच्छा होगा कि तुम ना आओ। अगर और कोई चारा ना हो तो मैं चलता हूँ। लिंग फैंग मुड़ा और चला गया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। झांग बाओ ने लिंग फैंग को मुस्कुराते हुए विदा किया, लेकिन उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसका भाव विकृत हो गया। लाओ लियू, उसने दरवाजे की ओर चिल्लाया और पहले वाला छोटे बालों वाला आदमी फिर से अंदर आ गया। भाई बाओ, जाओ इस आदमी का पीछा करो और पता लगाओ कि उसका बैकग्राउंड क्या है। झांग बाओ ने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया, वह थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। ठीक है भाई बाओ, मैं अभी चलता हूँ। छोटे बालों वाले उस व्यक्ति ने आदेश सुना और तुरंत उसका पालन किया। झांग बाओ सोफे पर बैठा, अपना फोन निकाला और गिरोह के सरगना को इस मामले की रिपोर्ट करने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह फोन करने ही वाला था, ऑफिस का दरवाजा फिर से खुल गया। झांग बाओ ने दरवाजे की ओर देखा, उसके चेहरे पर नाखुशी के भाव दिखाई दिए। बिना दरवाजा खटखटाए उसके कमरे में घुसने की हिम्मत किसने की? हालांकि जब उसने दरवाजे पर खड़ी आकृति को देखा तो वह तुरंत सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया। वह उनसे अभिवादन करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, क्या आप युवा स्वामी जू हैं? आज आप मेरे यहाँ क्यों आए हैं? जू रुई शांत भाव से सोफे की ओर चली और बैठ गई, अपने पैरों को मोड़कर उसे ठंडे भाव से देखती रही। लिंग फैंग अभी यहाँ क्या कर रहा था? लिंग फैंग, झांग बाओ ने हैरानी से कहा, युवा स्वामी जू, क्या आप इसे जानते हैं? यह आदमी अभी मेरे पास ऋण लेने आया था और अपने साथ 10 मिलियन लेकर गया है। 10 मिलियन? जू रुई ने अपनी उंगली पर खोपड़ी वाली अंगूठी घुमाए। उसने गिरवी के तौर पर क्या रखा था कि आप उसे इतना पैसा उधार दे पाए? उसने पेन शहर के केंद्र में 2 संपत्तियां गिरवी रख दी हैं। झांग बाओ ने तुरंत अपनी मेज से 2 संपत्ति विलेख निकाले और उन्हें जू रुई को सौंपते हुए कहा, ये 2 घर हैं। जू रुई ने संपत्ति के दस्तावेजों को उठाया और उन पर एक नजर डाली। उनका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। खासकर जब उन्होंने दस्तावेजों पर जियांग शिनी का नाम देखा तो उनका चेहरा बेहद बिगड़ गया। जियांग शिनाई ने दरअसल लिंग फैंग को कर्ज लेने के लिए अपना घर दे दिया था, जिससे वह गुस्से से आग बबूला हो गया। जिस देवी को वह पसंद करता था उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, फिर भी वह लिंग फैंग के लिए दीवानी हो गई थी। वह गुस्सा क्यों नहीं होता? वैसे भी उसके मुकाबले यह आदमी बिल्कुल घटिया था। चाहे शक्ल सूरत की बात हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि की, वह इस लिंग फैंग से किस मामले में हीन था? फिर भी जियांग शिनी को इस तरह की घटिया चीजें पसंद थीं। झांग बाओ ने जू रुई के ठंडे चेहरे को देखा और अपना सिर नीचे कर लिया, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जू परिवार पेन शहर का असली भूमिगत सम्राट था, उसके पिता का प्रभाव ग्रीन ड्रैगन गैंग से कहीं अधिक था। झांग बाओ, मेरी एक मदद करो, जू रुई ने ठंडी आवाज में कहा। युवा स्वामी जू, आप मजाक कर रहे हैं। आपके लिए कुछ करना मेरे लिए सम्मान की बात है। झांग बाओ ने कमर झुकाई। मुझे पता है तुम्हारे ग्रीन ड्रैगन गैंग में काफी काबिल लोग हैं। मेरे लिए किसी को ढूंढो जो इस लिंग फैंग को अपाहिज कर दे। जू रुई ने अपनी टाई ढीली करते हुए कहा, याद रखना, उसे मारना मत, उसे जिंदा रखना। ठीक है युवा स्वामी जू, लेकिन भुगतान के बारे में? झांग बाओ ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, आप जानते हैं, हत्यारों का प्रभारी मैं नहीं हूं। जू रुई ने उसकी ओर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, क्या जू परिवार की प्रतिष्ठा ही काफी नहीं है? झांग बाओ ने जू रुई की ठंडी निगाहों को देखा, उसके पसीने छूट गए और उसने जल्दी से कहा, बस करो, बस करो। जू रुई खड़ा हुआ, उसके कंधे पर थपथपाया और हंसते हुए बोला, तो मैं इसे आप पर छोड़ देता हूं, हॉल मास्टर झांग। धड़ाम। जू रुई को दरवाजा बंद करके जाते देख उसने आखिरकार राहत की सांस ली। जू रुई की ठंडी आभा बहुत ही दमनकारी थी।
ये सोचकर कि इस वजह से उसे लिंग फैंग से निपटने के लिए किसी को नियुक्त करने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े, वह गुस्से से भर गया। उसने अपना फोन निकाला, कॉन्टैक्ट्स में ओल्ड मो का नंबर ढूंढा और उसे कॉल किया। इस दौरान सूदखोर को सफलतापूर्वक ठगने के बाद लिंग फैंग सीधे पेन शहर की सबसे प्रसिद्ध निर्माण कंपनी की ओर रवाना हो गया। रास्ते में लिंग फैंग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि वह खुद मुसीबत मोल नहीं लेता था, लेकिन अगर कोई अंधा व्यक्ति उसकी राह में आ जाता था तो उसे उसके रास्ते से हटाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती थी। वह टैक्सी लेकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा, कियांगशेन कंस्ट्रक्शन ग्रुप कंपनी लिमिटेड, जो पेन शहर की सबसे शक्तिशाली निर्माण कंपनी है। पहली मंजिल की लॉबी में पहुंचते ही काले मोजे और पेशेवर पोशाक पहने एक महिला ऊंची एड़ी के जूते पहनकर आगे बढ़ी। हेलो महोदय, क्या मैं आपकी किसी काम में मदद कर सकती हूँ? महिला ने पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। लिंग फैंग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं आपसे अपने लिए एक आश्रय स्थल का जीर्णोद्धार करवाना चाहता हूँ। मुझे ये काम 10 दिनों के भीतर पूरा करवाना है और कीमत कोई मुद्दा नहीं है। लिंग फैंग की बातें सुनकर महिला आश्चर्यचकित रह गई। सर, आपकी समय सीमा की शर्तें थोड़ी सख्त हैं। मुझे इसकी सूचना अपने मैनेजर को देनी होगी। तो जल्दी करो, मुझे जल्दी है। ठीक है, कृपया मेरे साथ वीआईपी कमरे में आइए और थोड़ी देर रुकिए, मैं जाकर अपने मैनेजर से बात करती हूँ। महिला लिंग फैंग को लिफ्ट तक ले गई और वे 15वीं मंजिल पर स्थित वीआईपी कमरे में पहुंचकर इंतजार करने लगे। लिंग फैंग सोफे पर बैठ गया, शांति से सिगरेट जलाए और इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद में सफेद शर्ट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से अंदर आया। नमस्कार महोदय, आपको प्रतीक्षा कराने के लिए क्षमा करें। मैं गाओ शियाओ, विपणन विभाग का प्रबंधक हूँ। उस व्यक्ति ने लिंग फैंग को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। लिंग फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। मैं संक्षेप में कहूंगा, मैं एक आश्रय स्थल बनाना चाहता हूं और वह स्थान पेन शहर के बाहरी इलाके में स्थित जेल है। मेरी आवश्यकताएं इस प्रकार हैं, आश्रय स्थल की सभी फर्श और दीवारें कंक्रीट से प्रबलित होनी चाहिए। साथ ही इसमें एक स्वतंत्र बिजली आपूर्ति प्रणाली होनी चाहिए और जेल की छत पूरी तरह से सौर ऊर्जा पैनलों से ढकी होनी चाहिए। जेल की परिधि में उच्च वोल्टेज वाली विद्युत बाड़, पूर्ण निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए और जेल की दीवारों को मूल नींव पर ही ऊंचा और मोटा करके 60 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, मनोरंजन कक्ष, जिम और कैफेटेरिया जैसी सहायक सुविधाएं भी पूरी तरह से सुसज्जित होनी चाहिए। आप अपनी कीमत बता सकते हैं, मुझे सिर्फ गुणवत्ता और समय की परवाह है। बात खत्म करने के बाद लिंग फैंग ने गाओ शियाओ की तरफ देखा। लिंग फैंग का अनुरोध सुनने के बाद गाओ शियाओ ने कुछ देर सोचा, फिर कलम और कागज उठाया और रेखाचित्र बनाने और गणना करने लगा। 10 मिनट बाद गाओ शियाओ ने लिंग फैंग की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, सर, मैंने हिसाब लगा लिया है। हम आपकी सभी आवश्यकताओं को यहीं पूरा कर सकते हैं, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस समय की कमी है, लेकिन हम 3 शिफ्टों में काम कर सकते हैं, इसलिए इसे दूर किया जा सकता है। लिंग फैंग ने सिर हिलाया। इसमें कितना खर्च आएगा? मैं आपको पहले 10% अग्रिम भुगतान कर सकता हूं और निर्माण पूरा होने के बाद शेष राशि का भुगतान कर दूंगा। गाओ जियाओ ने अभी अभी गणना किए गए मसौदे को देखा और कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, मेरा वर्तमान अनुमान लगभग 100 मिलियन है। लिंग फैंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, ये कीमत लगभग उसके अपने अनुमान के बराबर ही थी। पेन शहर में कियांगशेन समूह की प्रतिष्ठा काफी अच्छी थी। ये पेन शहर का एक अग्रणी उद्यम था और गुणवत्ता की गारंटी दी जा सकती थी। क्या आप कल से शुरू कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। लिंग फैंग ने अपनी सिगरेट बुझाए और तुरंत दूसरे पक्ष की शर्तों पर सहमत हो गया। किसी भी तरह से गणना की जाए, आश्रय स्थल बनाने के लिए 10 मिलियन खर्च करना फायदे का सौदा था। लिंग फैंग को इतना सीधा साधा देखकर गाओ शियाओ बेहद उत्साहित हो गई। इतने कम समय में ही उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया था कि उन्हें कमीशन के तौर पर कम से कम 10 लाख मिल सकते थे। इस बार उसने खूब मुनाफा कमाया था। वह जल्द ही उस विला में रहने में सक्षम होगा जिसका वह सपना देखता आ रहा था। ठीक है श्रीमान लिंग, मैं तुरंत कानूनी विभाग से अनुबंध का मसौदा तैयार करवाता हूँ। लिंग फैंग के मन बदलने के डर से गाओ शियाओ अनुबंध तैयार करने के लिए वीआईपी कमरे से जल्दी से बाहर निकल गया। काली स्टॉकिंग्स पहने वह रिसेप्शनिस्ट, जिसने पहले उसका स्वागत किया था, पानी का गिलास लेकर अंदर आए। सर, कृपया थोड़ा पानी पीजिए।
महिला ने प्याला पकड़ा और जानबूझकर लिंग फैंग के सामने खड़ी हो गई, अपने शरीर को नीचे झुकाकर अपनी बर्फ जैसी सफेद त्वचा का एक हिस्सा दिखाया। उसका चेहरा मोहक लग रहा था। सर, क्या मैं आपका वीचैट नंबर ले सकती हूँ? मैं 24 घंटे ऑनलाइन रहती हूँ और आपकी सेवा कर सकती हूँ। महिला ने जानबूझकर सेवा शब्द पर जोर दिया। कोई जरूरत नहीं, बाहर निकलो। लिंग फैंग ने हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस महिला को नजरअंदाज कर दिया गया। लिंग फैंग के दूर रहो वाले हावभाव ने लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अपनी पैनी नजर के चलते वह इतने बेहतरीन पुरुष को कैसे जाने दे सकती थी? सर, मेरे घर की बिल्ली बैकफ्लिप कर सकती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप भी। भाड़ में जाओ। लिंग फैंग की ठंडी निगाहों का सामना करते हुए वह महिला अपमानित होकर वहां से जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाए। आधे घंटे बाद गांव शियाहू अनुबंध लेकर वीआईपी कक्ष में वापस लौटे। उनके चेहरे पर खुशी का भाव था। श्री लिंग, अनुबंध का मसौदा तैयार हो चुका है। यदि कोई समस्या नहीं है तो हम अब इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उसने अनुबंध को लिंग फैंग के सामने धकेल दिया। लिंग फैंग ने अनुबंध उठाया, उस पर सरसरी नजर डाली और कोई समस्या न देखकर सीधे अपने हस्ताक्षर कर दिए। आपको कल से काम शुरू करना होगा। काम शुरू होते ही अग्रिम भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा। लिंग फैंग उठ खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। गांव शियाहू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। निश्चिंत रहिए श्रीमान लिंग, मैं इंजीनियरिंग विभाग को अभी से सामग्री तैयार करने का निर्देश दे देता हूं। काम कल सुबह समय पर शुरू हो जाएगा। अनुबंध को अपने हाथ में लेकर लिंग फैंग गांव जियाओहू के साथ कियांगशेन समूह से रवाना हो गए। कियांगशेन ग्रुप की इमारत से बाहर निकलते ही लिंग फैंग को इस बात का गहरा एहसास हुआ कि कोई परछाई से उसे घूर रहा है। लिंग फैंग ने ठंडी सी घुरघुराहट भरी आवाज निकाली और अनजान होने का दिखावा करते हुए एक सुनसान इलाके की ओर चल पड़ा। ... एक ही समय पर पेन शहर में एक परित्यक्त कारखाने के अंदर जू शियावदाओ आलस से एक खंभे से टिके हुए थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसके सामने काले सूट पहने 1 दर्जन आदमी खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ के पिछले हिस्से पर एक ड्रैगन का टैटू बना हुआ था। क्या तुम्हारा बॉस आ रहा है या नहीं? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूं, जू शियावदाओ ने अधीरता से कहा। उसके मुंह से एक सिगरेट लटक रही थी। हमारा बॉस रास्ते में है, बस थोड़ा और इंतजार करो दोस्त, काले कपड़ों में मौजूद एक आदमी ने ठंडे लहजे में कहा। जू शियावदाओ ने अपने होंठ सिकुड़े और केवल प्रतीक्षा ही कर सकता था। 10 मिनट और बीत गए। कारखाने के एक कोने से लंबे बालों वाला एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। माफ करना भाई, मुझे देर हो गई। लंबे बालों वाले उस आदमी ने माफी मांगते हुए अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा। जू शियावदाओ ने एक हुआजी सिगरेट निकाली और उसे जलाया, फिर दूसरी सिगरेट निकाली और लंबे बालों वाले आदमी को दे दी। एक हुआजी ले लो, लंबे बालों वाले उस आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं धूम्रपान नहीं करता। ए हुआजी, मैं सचमुच नहीं करता। ठीक है फिर, जू शियावदाओ ने धीरे से धुएं का छल्ला छोड़ा। मेरी एक अजीब आदत है, मैं कुछ और पीता हूं तो मुझे खांसी आने लगती है। लंबे बालों वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। मैंने अपने आदमियों से सुना है कि तुम मुझसे पेट्रोल खरीदना चाहते हो भाई। हाँ, क्या आप ला सकते हैं? जू शियावदाओ ने थोड़ी राख झाड़ते हुए कहा। मुझे बड़ी मात्रा में चाहिए। पैसे की कोई चिंता नहीं है भाई, मैं शेखी नहीं मार रहा, लेकिन पेन शहर के इस इलाके में मैं झूगे जियानगो कुछ भी कर सकता हूँ। लंबे बालों वाले उस आदमी ने गर्व से कहा। अगर सही रकम मिले तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद भी तोड़ ला सकता हूँ। शानदार शानदार, जू शियावदाओ ने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। मैं आपको सीधे 2 तेल टैंकर दिलवा सकता हूँ। पता नहीं ये काफी होगा या नहीं? लंबे बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। काफी नहीं है, जू शियावदाओ ने सिर हिलाया। 20 टैंकर। लंबे बालों वाला आदमी हैरान दिख रहा था। मुझे नहीं पता कि आपको इतने तेल की क्या जरूरत है भाई, लेकिन ये कोई मामूली मात्रा नहीं है। उसकी चिंता मत करो, बस मुझे बता दो कि क्या तुम में वह क्षमता है। जू शियावदाओ का चेहरा शांत था, जिससे उसकी गहरी भावनाओं को समझना असंभव था। ये संभव है, लेकिन मात्रा बहुत अधिक है। इसमें समय लगेगा। कितनी देर? 10 दिन। समय ठीक है। कीमत के बारे में क्या? जू शियावदाओ ने सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया और लंबे बालों वाले आदमी की ओर देखा। लंबे बालों वाले उस व्यक्ति ने अपने बालों को छुआ और कुछ पल सोचा। उसकी आंखें झिलमिलाती रहीं और उसने कहा, 13 लाख। लेकिन आपको पहले 3 लाख जमा करने होंगे। कोई बात नहीं, जू शियावदाओ ने बिना किसी झिझक के सहमति जताई।
लेकिन अगर मुझे 10 दिनों में तेल नहीं मिला तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। उसकी चिंता मत करो लियांग कुन, तुम गलियों में लोगों से मेरी प्रतिष्ठा के बारे में पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल भरोसेमंद हूँ। लंबे बालों वाले उस आदमी ने सीना पीटते हुए आश्वासन दिया। इसके बाद दोनों ने एक समझौता तैयार किया और उस पर हस्ताक्षर किए। जू शियाओदाओ ने लियांग कुन के सामने ही उसे 300,000 रुपये हस्तांतरित कर दिए। जू शियाओदाओ ने मुस्कुराते हुए समझौते को छुपा लिया। लियांग कुन, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, ध्यान रखना कि काम ठीक से हो जाए। लंबे बालों वाले व्यक्ति ने जू शियाओदाओ के कंधे पर थपथपाते हुए अर्थपूर्ण लहजे में कहा, चिंता मत करो भाई, बस 10 दिन बाद तेल लेने यहाँ आ जाना। मैं चलता हूँ। जू शियाओदाओ मुड़ा और चला गया। उसे अनाथालय के कई भाइयों से मिलने का समय तय था और उसे उनसे मिलने के लिए जल्दी जाना था। अपना ध्यान रखना। लंबे बालों वाले उस व्यक्ति ने जू शियाओदाओ को जाते हुए देखा, उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। इसी क्षण उसके पीछे खड़ा एक अधीनस्थ कर्मचारी आगे बढ़ा। कुनगे, मैंने इस आदमी के बारे में पता लगाया है। वह पहले सिर्फ एक डिलीवरी ड्राइवर था, उसका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है। क्या आपको यकीन है? लियांग कुन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। जी हाँ, उसका नाम जू शियाओदाओ है और उसका एक भाई है जिसका नाम लिंग फैंग है। दोनों अनाथ हैं और अनाथालय में पले बड़े हैं। अधीनस्थ ने विश्वासपूर्वक कहा। कोई पृष्ठभूमि नहीं, लंबे बालों वाले व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं। बिना किसी अधिकार के काला बाजार से चीजें खरीदने की हिम्मत करना, ये व्यक्ति सचमुच भोला था। एक साथ इतनी मात्रा में डीजल और पेट्रोल मंगवाना निश्चित रूप से किसी वैध उद्देश्य के लिए नहीं था। ऐसे उत्तम मोटे भेड़ का वध न करना तो कत्लखाना होगा। बॉस, क्या हमें अभी भी उस तेल को तैयार करना चाहिए? अधीनस्थ ने उनकी ओर देखा। हर एक टैंकर तैयार कर लो, आखिर हम व्यापारी हैं। लंबे बालों वाले आदमी ने अपनी जेब से कंघी निकाली, अपने बाल संवारे और मुस्कुराया। जब समय आएगा तो क्या उसे तिगुनी कीमत पर बेचना ही काफी नहीं होगा? बिना किसी शक्ति के शैतान से सौदा करने की हिम्मत करना है। ... जू शियाओदाओ को उस समय इस बात का एहसास नहीं था कि वह दूसरों की नजरों में एक मोटा भेड़ बन चुका है। काला बाजार छोड़ने के बाद वह तुरंत उस जगह की ओर दौड़ा जहां उसने अपने भाइयों से मिलने का वादा किया था। लिंग फैंग के निर्देशों का पालन करते हुए उसने अनाथालय से अपने बचपन के 10 दोस्तों को ढूंढ निकाला था। वे सभी उसके और लिंग फैंग के करीबी थे, वे लोग जिन्हें वे अच्छी तरह से जानते थे। कुछ लोग जू शियाओदाओ के साथ डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे, जबकि अन्य राइड हेलिंग ड्राइवर, निर्माण श्रमिक, इलेक्ट्रीशियन आदि थे। उनमें से अधिकांश समाज के सबसे निचले स्तर पर काम करते थे। जब तक जू शियाओदाओ वहां पहुंची, तब तक बाकी लोग लगभग वहां पहले से ही मौजूद थे। आप सब यहाँ हैं। जू शियाओदाओ ने उनमें से प्रत्येक को सिगरेट बांटी। दाओगे, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक सांवले रंग के युवक ने सिगरेट पीते हुए पूछा। उस युवक का नाम एली था। वह समूह में सबसे छोटा था और हमेशा से जू शियाओदाओ के साथ डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करता आया था। जू शियाओदाओ उसका विशेष ध्यान रखता था। बेशक, यह अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी बात जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी, जू शियाओदाओ ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? एली आश्चर्यचकित होकर बोली। हम सबकी जिंदगी अर्थहीन है, हर दिन जीने के बोझ तले दबी हुई है। अगर हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, दाओगे, तो मैं आपकी हर बात मानूंगा, छोटे बालों वाले युवक पेनहोंग ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल सही, मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। हर दिन जब मैं आंखें खोलता हूँ तो बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं इससे थक गया हूँ। ये सभी लोग अनाथ थे और उनमें से अधिकांश ने समाज में प्रवेश करने के लिए कम उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था और समाज के कठोर आघातों को सहा था। जू शियाओदाओ के शब्दों ने पल भर में सभी के दिलों में आशा की लौ प्रज्वलित कर दी। जब लिंग फैंग आसपास नहीं होता था तब जू शियाओदाओ इस समूह का नेता होता था। जू शियाओदाओ वफादार था और उनका अच्छे से ख्याल रखता था। पूर्व विशेष बल सैनिक होने के नाते उसे उन सबका भरपूर समर्थन प्राप्त था। ये सब आयोजन भाई फैंग ने किया है। वह अपने भाइयों को पीछे नहीं छोड़ना चाहते और आप सभी को साथ लेकर समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं। जू शियाओदाओ ने चारों ओर सबकी ओर देखा, उसका चेहरा गंभीर था। थोड़ी देर में मैं आपको भाई फैंग से मिलवाने ले चलता हूँ। उन्होंने आप सबके लिए कुछ खास तैयार किया है। चल द कियांग शेन समूह को छोड़ने के बाद लिंग फैंग ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसने दृढ़ता से पीछे की गलियों से जाने का विकल्प चुना।
उस इलाके से परिचित होने के कारण वह एक सुनसान गली में चला गया। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर वह रुक गया और धीरे से पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े व्यक्ति को देखने लगा। वह व्यक्ति मध्यम कद काठी का था, उसने टोपी पहन रखी थी और वह एक साधारण अधेड़ उम्र के व्यक्ति जैसा दिखता था। वह व्यक्ति धीरे धीरे लिंग फैंग की ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर ठंडा और उदासीन भाव था। वह लिंग फैंग से 5 मीटर दूर रुक गया और ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम लिंग फैंग हो? और आप कौन हैं? लिंग फैंग ने शांत निगाहों से उसकी ओर देखा। अपने दाहिने हाथ की एक झटके में एक खंजर प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे लिंग फैंग की ओर बढ़ने लगा। मेरा नाम ओल्ड मो है। मैं मछली विक्रेता हूं, लेकिन मुझे कभी कभार लोगों को मारना भी अच्छा लगता है। किसी ने तुम्हारे हाथ पैर के लिए पैसे दिए हैं? लिंग फैंग अपनी जगह पर डटा रहा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मेरे हाथ पैर खरीद रहे हो? ग्राहक कौन है? ओल्ड मो ने सिर हिलाया। पेशेवर नैतिकता। हम अपने नियोक्ता की जानकारी प्रकट नहीं कर सकते। लिंग फैंग के कान थोड़े फड़क उठे। उसकी तेज सुनने की शक्ति ने पीछे से धीरे धीरे पास आ रहे अन्य लोगों की आहट सुन ली। लिंग फैंग के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए, उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन अगर आप इस पर जोर देते हैं तो आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। कुछ ही दूरी पर ओल्ड मो के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया, उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं। ओह, लगता है तुमने कुछ ट्रेनिंग ली है। दिलचस्प। उसने अपने पीछे खड़े दोनों आदमियों की ओर हाथ हिलाकर उन्हें हिलने डुलने से मना किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं प्रशिक्षित हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे निकम्मे लोगों से निपटने के लिए मैं काफी सक्षम हूं, लिंग फैंग ने उपहास उड़ाते हुए कहा। बच्चे, तुम बड़े घमंडी हो। लिंग फैंग के पीछे खड़े हत्यारों में से एक दहाड़ा। हमारा भाई मो पेंग शहर का सेवानिवृत्त सांडा चैंपियन है। अगर तुमने उससे पंगा लिया तो तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। भाई मो, ये लड़का तो बिल्कुल ढोंगी है। इसे पकड़ो, दूसरे आदमी ने आग में घी डालते हुए कहा। लिंग फैंग ने शांत भाव से एक दाकियानमेन सिगरेट निकाली, उसे जलाया और जानबूझकर ओल्ड मो की ओर धुएं का छल्ला उड़ाया। तुम एक अच्छे योद्धा हो, है ना? मुझे निराश मत करना। बूढ़े मो का चेहरा धीरे धीरे क्रूर होता गया, उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था और वह भयावह मुस्कान के साथ बोला, लिंग फैंग, मैंने पहले तो सिर्फ तुम्हारी नसें काटने की योजना बनाई थी, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं तुम्हारी जीभ काटूंगा, तुम्हारी आंखें निकालूंगा और तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। जी जी जी, क्या ऐसा है? तो आओ मुझसे भिड़ो। लिंग फैंग ने अपनी बाहें चौड़ी कर ली। ये लो। ओल्ड मो ने धीमी सी गुर्राहट निकाली, अपनी कटार को उल्टी पकड़ में लिया और लिंग फैंग की ओर झपटा, उसकी कलाई पर वार किया। वह तेज था, सांडा चैंपियन के रूप में अपने खिताब को सार्थक साबित करता था। उसकी प्रतिक्रिया गति एक औसत व्यक्ति की तुलना में दोगुनी थी, लेकिन लिंग फैंग की नज़र में यह अभी भी बहुत धीमा था। शारीरिक क्षमता में सुधार होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया गति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 20 गुना अधिक थी। उसकी नज़र में बूढ़े मो की गति सड़क पार करती किसी बूढ़ी औरत जितनी धीमी थी। लिंग फैंग ने थोड़ा सा एक तरफ हटकर ओल्ड मो के हमले से खुद को बचाया। उसी समय उसका दाहिना हाथ तेजी से आगे बढ़ा और ओल्ड मो की कलाई को पकड़कर जोर से दबा दिया। तारांकन दरार, तारांकन, एक भयावह आवाज गूंज उठी। आह! बूढ़े मो ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसकी कलाई से तीव्र दर्द की लहर दौड़ गई, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। खंजर उसके हाथ से गिर गया। दर्द के बावजूद ओल्ड मो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसका दूसरा हाथ लिंग फैंग की आंखों की ओर बढ़ गया। तारांकन धड़ाम, तारांकन। आह! इससे पहले कि उसका वार उस तक पहुंच पाता, लिंग फैंग का पैर पहले ही उसके गुप्तांग पर जा लगा था। बूढ़े मो का चेहरा सफेद से हरा हो गया, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। कमर के कुचले जाने की अनुभूति से उसका सिर चकरा गया, दर्द के मारे वह लगभग बेहोश हो गया था। लिंग फैंग ने ओल्ड मो को 5 मीटर दूर लात मारी, जिससे वह बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। घटनाओं का ये पूरा क्रम 2 सेकंड से भी कम समय में घटित हुआ। दूर से देख रहे दोनों हत्यारे अविश्वास से आंखें फाड़कर देखते रह गए। एक प्रसिद्ध सांडा चैंपियन भी इस खिलाड़ी के सामने एक चाल भी नहीं टिक पाया। ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था, यहां तक कि विश्व चैंपियन भी इतनी आसानी से नहीं जीत पाता। जब उन्होंने देखा कि लिंग फैंग की निगाहें उनकी ओर मुड़ गई हैं, तो दोनों हत्यारों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए, मानो उनका खून जम गया हो। भागो, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हत्यारों में से एक ने लिंग फैंग को अपनी ओर आते देख तुरंत मुड़कर भाग गया। लिंग फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि यहां आकर तुम यूं ही चले जाओगे?
उसने जमीन से खंजर उठाया और तेजी से हरकत में आया, मानो वह मानव बिजली की तरह आगे बढ़ रहा हो। उनकी अविश्वसनीय गति ने उन्हें लगभग तुरंत ही दोनों हत्यारों को पछाड़ देने में सक्षम बना दिया। दोनों हत्यारों का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम इंसान हो या भूत? उनमें से एक हकलाते हुए बोला, क्योंकि उसने कभी किसी को इतनी तेजी से चलते नहीं देखा था। तुम्हें किसने भेजा? लिंग फैंग ने कटार उठाए, उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। हम हत्यारे हैं। हमारे कुछ सिद्धांत हैं। जानकारी छुपाना ही हमारा निंजा तरीका है, अभी अभी बोलने वाले लंबे हत्यारे ने कहा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मर जाओ। तारांकन स्क्वेलिच। तारांकन। लिंग फैंग ने आगे बढ़कर सीधा वार किया। लंबा हत्यारा आंखें बंद करके चीखता रहा। 10 सेकंड बाद उसने दहशत से अपनी आंखें खोली तो पाया कि उसके साथी का गला काट दिया गया था। वह आदमी अपना गला पकड़े हुए जमीन पर तड़प रहा था। तुम मुझे नहीं मार सकते। वह डर के मारे सचमुच पेशाब कर बैठा था। लिंग फैंग ने उसकी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, मैं बस चूक गया। लंबा हत्यारा, लेकिन मुझे इस बार चूकना नहीं चाहिए। छुरा भोंकना। तारांकन। इस बार लिंग फैंग का निशाना नहीं चूका और उसने चाकू को हत्यारे की जांघ में घोंप दिया। लंबे कद के उस हत्यारे ने तुरंत अपनी जांघ पकड़ ली और दर्द से चीखने लगा। क्या तुम बोलने वाले हो? छुरा भोंकना। तारांकन। क्या तुम बोलने वाले हो? छुरा भोंकना। तारांकन। क्या तुम बोलने वाले हो? छुरा भोंकना। तारांकन। ... लिंग फैंग ने उसे तब तक 1 दर्जन से अधिक बार चाकू मारा जब तक कि हत्यारे की दोनों जांघें खून से लथपथ नहीं हो गईं। पीले पड़े चेहरे वाले हत्यारे ने दहाड़ते हुए कहा, तुम मुझसे बार बार पूछते हो कि क्या मैं बोलूंगा, मुझे बार बार चाकू मारते हो, लेकिन तुमने तो सवाल ही नहीं पूछा। मैं क्या कहूं? लिंग फैंग। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें किसने भेजा है? लिंग फैंग ने उसे तीखी निगाहों से देखा। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, हत्यारा पागलों की तरह लग रहा था। मुझे यकीन है कि तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी। छुरा भोंकना। तारांकन। भाड़ में जाओ तुम। लिंग फैंग का धैर्य टूट गया और उसने एक ही वार में उस आदमी का काम तमाम कर दिया। लिंग फैंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने खंजर को कसकर पकड़ा और तेजी से ओल्ड मो की ओर चल पड़ा। उसने ओल्ड मो के चेहरे पर पैर रखा, उसकी हत्या की मंशा चरम पर थी। मुझे बताओ तुम्हारा बॉस कौन है, वरना तुम भी उन दोनों के साथ मिल जाओगे। ओल्ड मो के मुंह के कोने से धीरे धीरे काला खून टपक रहा था और वह बार बार व्यंग्य भरी मुस्कान दे रहा था। मैंने अपने मुंह में मौजूद जहर को पहले ही कुचल दिया है। आप मुझसे एक भी जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। जी गे। ओल्ड मो के होठों से एक अजीब सी हंसी निकली और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। आधे मिनट बाद वह बेजान हो गया। लिंग फैंग का चेहरा गंभीर था। उन्हें इन लोगों से इतनी खामोशी की उम्मीद नहीं थी, जो अपने संगठन का खुलासा करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। आखिर कौन मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है? लिंग फैंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वह इस बात को लेकर काफी उलझन में था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय किसी दुश्मन के बारे में न सोच पाने के कारण उसने जल्दी से तीनों हत्यारों के शवों को एक सुनसान घर में ठिकाने लगा दिया और हड़बड़ी में उस इलाके से निकल गया। चलते चलते लिंग फैंग लगातार सोचता रहा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। अचानक उसे एक विचार आया। क्या ये वही हो सकता है? उसकी हत्या करने की आशंका जताने वाले संभावित दुश्मनों का विश्लेषण करते समय अंततः एक व्यक्ति का नाम दिमाग में आया। जू रुई। ये व्यक्ति उसका प्रेम प्रतिद्वंद्वी है, जो पेन शहर के भूमिगत सम्राट जू युनफेई का पुत्र है। इसके अलावा उसने बार बार जियांग शिनई को परेशान किया और यहाँ तक कि उसके पास जाकर उसे जियांग शिनई को छोड़ने के लिए पैसे देने की कोशिश भी की। उसके अलावा उसे कोई और ऐसा दुश्मन याद नहीं आ रहा था जो उसका हो सकता था। झाओ युकिंग। जाहिर है नहीं। उसमें न तो हिम्मत है और न ही संसाधन। एक सेवानिवृत्त सांदा चैंपियन हत्यारा, ज्यादातर लोग इतनी कीमत वहन नहीं कर सकते। केवल जू रुई जैसे धनी दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति के पास ही इतने संसाधन होते हैं कि वह इस स्तर के कौशल वाले हत्यारे को ढूंढ सके। जू रुई के बारे में मुझे जो जानकारी है, उसके अनुसार इस व्यक्ति ने भी प्रलय के बाद असाधारण शक्ति प्राप्त कर ली थी और उसकी ताकत काफी अधिक थी। बाद में वह सरकार में शामिल हो गया और उसने काफी अच्छा काम किया। उस समय वह और जियांग शिनई अपनी पहचान छिपा रहे थे और उन्हें वह ढूंढ नहीं पाया था। लिंग फैंग को संदेह है कि हत्या के प्रयास के पीछे संभवतः यही व्यक्ति था, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सब केवल अटकलें हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत कम खतरा पैदा करता है और अंत समय आने पर तो यह और भी कम खतरा पैदा करेगा। डूडू एक एक करके
लिंग फैंग अभी सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। मैंने जांच करने के लिए अपना फोन निकाला। जू शियाओदाओ का फोन था। मैंने जवाब दिया। फोन के दूसरी तरफ काफी शोर था, कई लोग बातें कर रहे थे। भाई फैंग, सारे भाई यहाँ हैं, तुम कहाँ हो? जू शियाओदाओ ने फोन के दूसरी तरफ से चिल्लाकर पूछा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, भाइयों से कहो कि थोड़ी देर धैर्य रखें। लिंग फैंग ने एक टैक्सी रोकी। हमेशा की तरह यही है, आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। फोन रखने के बाद लिंग फैंग ने टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा। अनशन कल्याण गृह जाओ। यात्री सीट पर बैठे लिंग फैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी अगली चाल के बारे में सोचने लगे। उसके पास मौजूद 10 एस रैंक बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड्स एक शक्तिशाली ट्रांसेंडेंट स्क्वाड का निर्माण कर सकते हैं। एस रैंक बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को 5 गुना तक बढ़ा सकता है और उन्हें 3 टैटू तक विकसित करने की अनुमति दे सकता है, जो साधारण ट्रांसेंडेंट से कहीं अधिक है। अब मुख्य समस्या आश्रय स्थल का निर्माण है। 10 दिनों में आश्रय स्थल बनाना बेहद मुश्किल है। हालांकि उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, फिर भी उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए उनके काम की निगरानी करने की आवश्यकता थी कि परियोजना के निर्धारित समय में देरी न हो। सौभाग्यवश उनके भाइयों को यहाँ काम की देखरेख का जिम्मा सौंपा जा सकता था, ताकि निर्माण कार्यक्रम में कोई समस्या आने पर वह तुरंत कार्रवाई कर सकें। 20 मिनट बाद टैक्सी अनेक्सन वेलफेयर होम पहुंची। हालांकि अनाथालय कई वर्षों से बंद है, फिर भी लिंग फैंग को यहाँ अपने भाइयों के साथ भोजन करना अच्छा लगता है। जैसे ही लिंग फैंग कार से बाहर निकला, उसने अंदर से जू शियाओदाओ को शेखी बघारते हुए सुना। सच कहूं तो, क्या आपने कभी ड्रैगन देखा है? मैंने देखा है। तुम उससे कहाँ मिले? लिंग फैंग ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। जू शियाओदाओ ने गर्व से सिर उठाया। पैरों की मालिश के लिए एक ही जगह पर सारी सुविधाएं। लिंग फैंग के प्रवेश करते ही कमरे में मौजूद अन्य 10 लोग सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। भाई फैंग, तारांकन 10। उनमें सबसे बड़े होने के नाते लिंग फैंग सभी के बड़े भाई हैं और वह नियमित रूप से उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कमरे में रखी मेज बियर और स्नैक्स से भरी हुई थी और कई लोग इतना ज्यादा पी रहे थे कि उनके चेहरे लाल हो गए थे। कृपया बैठ जाओ। लिंग फैंग ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और एली के कंधे पर थपथपाया। समूह में सबसे छोटी होने के नाते एली लिंग फैंग से यह पूछने के लिए बेताब थी। भाई फैंग, दाओगे ने कहा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्या ये सच है? दाओगे सिर्फ शेखी तो नहीं मार रहे हैं। अरे छोटे बदमाश, क्या तुम मार खाना चाहते हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। ये सुनकर जू शियाओदाओ ने तुरंत किसी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि बाकी लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन सभी लोग लिंग फैंग को ध्यान से देख रहे थे। लिंग फैंग ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। उसने अपनी जेब से, जो वास्तव में उसका स्थानिक भंडारण था, शरीर को तरोताजा करने वाले तरल की 10 बोतलें सीधे निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। हर व्यक्ति के लिए एक बोतल। इसे अभी पी लो और खत्म करने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरा मतलब क्या था। लिंग फैंग ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। साथ ही ये जानने का भी एक तरीका है कि क्या ये लोग आप पर बिना शर्त भरोसा करते हैं। यदि उनमें से कुछ लोग भरोसा करने को तैयार नहीं हैं, तो उस व्यक्ति को आगे प्रशिक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग फैंग के सबसे करीब रहने वाली एली ने एक बोतल उठाए और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। भाई फैंग, यह क्या है? ये कुछ लाल शराब जैसा दिखता है। इसे बॉडी टेम्परिंग फ्लूइड कहते हैं, एक अनमोल खजाना। लिंग फैंग ने जू शियाओदाओ की सिगरेट उठाए और बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए उसे जला लिया। एली के बगल में बैठे पेनहोंग ने शरीर को मजबूत बनाने वाले तरल पदार्थ की एक बोतल उठाए और गंभीरता से कहा, भाई फैंग सबसे झूठ नहीं बोलेंगे, चलिए शुरू करते हैं, देरी मत कीजिए। हम साथ पले बड़े हैं, इसलिए बेशक मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूं। भाई फैंग ने कभी हमारा कोई नुकसान नहीं किया, बस कर दो। सभी सहमत हो गए और मेज पर रखा शरीर को तरोताजा करने वाला तरल पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति को वितरित कर दिया गया। चलो भाइयों, धिक्कार है। तारांकन 10। सभी ने एक साथ अपने हाथों में मौजूद शरीर को तरोताजा करने वाले तरल को पी लिया और उनका मनोबल बढ़ गया। कुर्सी पर बैठे लिंग फैंग सिगरेट पी रहे थे और खुद से संतुष्ट दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने स्थिति का गलत आकलन नहीं किया था। शरीर को शांत करने वाला तरल पदार्थ पीने के बाद सभी को कुछ ही समय बाद प्रतिक्रियाएं होने लगीं। हे भगवान, कितनी गर्मी है, मुझे लग रहा है जैसे मैं आग में जल जाऊंगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। चलो कुछ घटिया चुटकुले सुनाकर माहौल को शांत करते हैं। कीमत में बढ़ोतरी से मुझे असहजता हो रही है।
सभी लोग दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेटे थे, लेकिन एली और पेन होंग ने दांत पीसकर बिना आवाज किए धैर्य बनाए रखा। जू शियाओदाओ सिगरेट पीते हुए और पैर मोड़कर इतराते हुए बोला, तुम सब सीधे खड़े हो जाओ। अगर तुम इस छोटी सी परेशानी को भी नहीं झेल सकते तो भविष्य में मेरे साथ और भी बड़ी परेशानियों को कैसे सहन करोगे? डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। दृढ़ता ही विजय की कुंजी है। आगे बढ़ते रहो, तुम कर सकते हो। टकराना। लिंग फैंग ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? लिंग फैंग ने सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया और समय देखा। 10 मिनट बीत चुके हैं, लगभग समय हो गया है। सभी लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। फिर आश्चर्य से भरी चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी। वाह, मुझे लग रहा है कि मैं और भी ताकतवर हो गया हूं, और मेरे बाल भी झड़ गए हैं। एली ने अपने चमकदार गंजे सिर को छूते हुए अपने शरीर में अपार शक्ति का अनुभव किया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि बाकी सब लोग भी गंजे हो गए। समूह के सभी सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। यहाँ क्या हो रहा है? जू शियाओदाओ ने हैरानी से पूछा, ये सब गंजे हो गए हैं? हाँ, ये सब कितने लाल और चमकीले हैं, ये सब कितना उलझन भरा है। लिंग फैंग अवाक रह गया। एस रैंक बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड के वास्तव में ऐसे दुष्प्रभाव होते हैं। उन्होंने इससे पहले कभी एसएसएस या एसएस स्तर के उपकरण का इस्तेमाल भी नहीं किया था। लिंग फैंग को खुशी थी कि उसने ये उपकरण जियांग शिनी को नहीं दिए थे, वरना उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। सौभाग्य से बालों के झड़ने के अलावा कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं थे। आप सब कैसे हैं? लिंग फैंग ने सबकी ओर देखते हुए पूछा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पेन होंग ने उत्साह से कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही मुक्के से बैल को मार सकता हूं। चिंता मत करो, अचानक तुम्हें पेशाब में खून आने लगा है। लिंग फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। भाई फैंग, ये शरीर को तरोताजा करने वाला तरल पदार्थ अद्भुत है। एली ने उत्साह से कहा। अब तो हम सब विशेषज्ञ बन गए हैं। हाँ। लिंग फैंग ने अभिवादन में अपना हाथ उठाया। सब लोग तुरंत चुप हो गए और उसे घूरने लगे। लिंग फैंग ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, यह तो बस शुरुआत है। भविष्य और भी रोमांचक होगा। आपका जीवन अब नीरस और तुच्छ नहीं रहेगा, बल्कि तारों का एक विशाल सागर बन जाएगा। हमें फिलहाल इस मामले को गुप्त रखना होगा और इसे ज्यादा सार्वजनिक नहीं करना होगा, समझे? लिंग फैंग ने सबकी ओर देखा, उसका लहजा गंभीर था। और हाँ, अब खुद को शक्तिशाली समझकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करो। मैं तुम्हें असाधारण शक्ति दे सकता हूं, लेकिन उसे वापस भी ले सकता हूं। लिंग फैंग के प्रभावशाली व्यक्तित्व से सभी भयभीत हो गए और सहमति में सिर हिलाया। भाई फैंग, मैं आपकी बात सुनूंगी, एली ने सरल और ईमानदार मुस्कान के साथ कहा। हम समझते हैं कि एक लंबा पेड़ हवा को पकड़ लेता है और हम सावधान रहेंगे, पेन होंग ने उन्हें आश्वासन दिया। भाई फैंग, चिंता मत करो, हम पूरी तरह ईमानदार रहेंगे और कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। हम एक दूसरे पर नजर रखेंगे। मैं उन पर नजर रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वे कोई गड़बड़ न करें। जू शियाओदाओ ने बनावटी गुस्से से भीड़ की ओर देखा और कहा, अगर तुम लोग ठीक से पेश नहीं आए तो मैं तुम्हारी प्रोस्टेट ग्रंथि निकाल दूंगा। लिटिल नाइफ, कल उन्हें टैटू बनवाने के लिए वांग जियूजी के पास ले जाओ। टैटू का डिजाइन वैसा ही होगा जैसा हमने पहले तय किया था। कोई बात नहीं, मैंने वांग जियूजी से पहले ही बात कर ली है। जू शियाओदाओ ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, वे कल बैचों में अपने टैटू बनवा सकते हैं। लिंग फैंग ने सिर हिलाया। उनकी शारीरिक क्षमताएं बेहतर हो जाने के बाद 3 टैटू को सक्रिय करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। लिंग फैंग की योजना है कि वह उनमें से प्रत्येक के शरीर पर एक प्राचीन भयंकर जानवर का टैटू बनवाए। लिंग फैंग की टैटू के लिए केवल एक ही शर्त थी, हमला करने की शक्ति इतनी भयंकर होनी चाहिए कि बचाव की कोई परवाह न हो। वह सर्वनाश के दौरान तबाही मचाने के लिए एक अद्वितीय, अत्यंत शक्तिशाली ट्रांसेंडेंट दस्ते का निर्माण करना चाहता है। लिंग फैंग ने समय पर नजर डाली। शाम के 7 बज रहे थे। लगभग समय हो गया है, मैं आप सभी को एक शानदार दावत दूंगा। लिंग फैंग ने समूह को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वाह, एली खुशी से 3 मीटर ऊंची उछल पड़ी। टकराना। अपनी ताकत को भूलकर उसने गलती से अपना सिर छत में मार दिया, जिससे सभी लोग जोर से हंसने लगे। वे 12 लोग एक भव्य जुलूस में अनाथालय से उस स्थान की ओर रवाना हुए जहां वे भोजन करेंगे। बधाई हो मेजबान, आपके गुट में अब 10 से अधिक सदस्य हो गए हैं। सिस्टम स्पेस अब उपलब्ध है। ... एक ही समय पर पेन सिटी एक शहरी गांव है जहां ग्रीन ड्रैगन गैंग का अड्डा है।
झांग बाओ अपने कार्यालय में बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उसने अपना फोन निकाला और 8वीं बार ओल्ड मो को फोन किया, लेकिन हर बार सिस्टम से यह संदेश मिला कि फोन बंद है। झांग बाओ की चिड़चिड़ाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। ओल्ड मो के लापता हुए 3 घंटे बीत चुके हैं। पहले की परंपरा के अनुसार ओल्ड मो को अब तक अपना मिशन पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन आज का दिन असामान्य रूप से अजीब है। न केवल ओल्ड मो, बल्कि उसके साथ मौजूद दोनों हत्यारे भी लापता हो गए हैं। संगठन के शीर्ष हत्यारे के रूप में ओल्ड मो ने एक भी असफलता के बिना सैकड़ों मिशनों को अंजाम दिया है। आज की असामान्य घटनाओं ने उन्हें सबसे खराब स्थिति की आशंका जताने के लिए मजबूर कर दिया। इसका मतलब है कि मिशन विफल हो गया और हत्यारा मारा गया। आखिर ये लिंग फैंग कौन है? सांडा चैंपियन भी उसे हरा नहीं सका। इससे पहले कि उसे पता चलता, उसका माथा पसीने से भीग गया था। 3 हत्यारों को मार गिराने और उन्हें किसी भी तरह का संकट संकेत भेजने से रोकने के लिए यह व्यक्ति बहुत मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत कि आसानी से 3 लोगों को मार सके। फुफकार। झांग बाओ को यह एहसास होते ही गहरी सांस लेनी पड़ी कि उसने ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दिया है। अगर ऐसा सचमुच है तो लिंग फैंग के कौशल वाकई भयानक हैं। झांग बाओ ने आशंका से सोचा। सौभाग्य से उनके संगठन में वफादारी का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए उन्हें सूचना लीक होने की चिंता नहीं थी, अन्यथा उन्हें अब तक भाग जाना पड़ता। बहुत विचार विमर्श के बाद अंततः उन्होंने जू रुई को फोन करने का फैसला किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। हे, जू रुई की ठंडी आवाज सुनाई दी। युवा स्वामी जू, कुछ गड़बड़ है। झांग बाओ ने उस दिन हुई सारी घटना जू रुई को विस्तार से बताई, जिसमें सभी विवरण शामिल थे। उन्होंने बोलना समाप्त किया। जू रुई काफी देर तक चुप रहा। क्या आपकी बात सच है? क्या लिंग फैंग वाकई इतना शक्तिशाली है? युवा स्वामी जू, ये तो बस मेरे अनुमान हैं, लेकिन मेरे तीनों आदमी फिलहाल संपर्क से बाहर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा अनुमान काफी हद तक सही है। झांग बाओ का लहजा बहुत गंभीर था। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझ गया, अब आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्मैक। फोन रखने के बाद झांग बाओ ने चुपके से राहत की सांस ली। हालांकि हमने एक बेहतरीन हत्यारे को खो दिया, लेकिन सौभाग्य से हम इस मामले को सुलझा पाए। बस अब हमें गिरोह के सरगना से काफी बातचीत करनी पड़ेगी। एक ही समय पर फोन रखने के बाद जू रुई का चेहरा बेहद उदास हो गया। लिंग फैंग अपने हाथ में पहनी अंगूठी को घुमाते हुए उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे नरम पड़ गए, मानो उन्हें कुछ याद आ गया हो। मैं देखूंगा कि तुम क्या कर रहे हो। ... सुबह के 1 बजे एक संतोषजनक भोजन के बाद लिंग फैंग ने जू शियाओदाओ और अन्य लोगों को उनके होटल तक पहुंचाया और फिर अकेले घर चले गए। घर लौटने के बाद लिंग फैंग ने देखा कि जियांग शिनई सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मैं वापस आ गया हूँ। लिंग फैंग को वापस आते देख जियांग शिनई तुरंत उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। लिंग फैंग ने जियांग शिनी के मुलायम बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? मैं अभी खरीद योजना पर काम कर रहा था और ये लगभग पूरी हो चुकी है। हम इसे कल से लागू करना शुरू कर सकते हैं। ओह, लिंग फैंग को दिलचस्पी हुई, मुझे इसके बारे में बताओ। जियांग शिनी सोफे पर वापस बैठ गई, एक फॉर्म उठाया और उसकी आंखों में फिर से वही बुद्धिमान और समझदार भाव लौट आया। हमारे मौजूदा वित्त पोषण और जरूरतों के आधार पर मैंने जो योजना विकसित की है उसमें मुख्य रूप से 3 पहलू शामिल हैं। एक पहलू भोजन है। मैं 200,000 जिन मांस, 10 लाख जिन अनाज, साथ ही विभिन्न प्रकार के संपीड़ित खाद्य पदार्थ, स्नैक्स, पेय पदार्थ, सिगरेट और शराब खरीदने की योजना बना रहा हूँ। मैंने इन सभी के लिए विस्तृत योजनाएं बना ली हैं। दूसरी श्रेणी में दैनिक जरूरत की वस्तुएं, घरेलू उपकरण, फर्नीचर, कपड़े और जूते, साथ ही सभी प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड और गेमिंग उपकरण शामिल हैं जिन्हें आप लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जियांग शिनी ने एक पल सोचा, थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, तीसरी बात यह है कि आपने विशेष रूप से बड़ी संख्या में पौधों के बीज खरीदने का अनुरोध किया है। मैंने बाजार में उपलब्ध सभी बीजों के विक्रेताओं से पहले ही संपर्क कर लिया है। मैंने 10 बड़े जनरेटर भी मंगवाए हैं जो आधार के लिए पर्याप्त हैं। क्या कुछ और कहना है? जियांग शिनी ने लिंग फैंग की ओर देखते हुए अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाते हुए पूछा। लिंग फैंग ने उंगलियों के बीच सिगरेट दबाए हुए कुछ देर गंभीरता से सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, आपने जो कहा है वह पहले से ही बहुत विशिष्ट है और यह मूल रूप से अड्डे के सामान्य संचालन की गारंटी दे सकता है। उनके पास सीमित धनराशि है और आज लिए गए उच्च ब्याज वाले ऋण के बावजूद भी उनके पास 40 मिलियन युआन से भी कम राशि है,
जो बड़ी मात्रा में आपूर्ति का भंडारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि उसके पास पहले से ही एक विचार था, चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसे किसी को लूटना पड़ेगा। उन्हें याद आया कि जूरुई के परिवार का यूनफेई ग्रुप सुपरमार्केट की एक श्रृंखला थी और उनका कारोबार बहुत बड़ा था। चूंकि इस आदमी को मुझसे दुश्मनी है इसलिए मुझे अब कोई चिंता नहीं है। मैं उससे लूटकर खूब पैसा कमा सकता हूं। अपने पिछले जीवन में जू परिवार ने अपने प्रचुर संसाधनों पर भरोसा करते हुए पेंग शहर की सबसे शक्तिशाली अलौकिक शक्तियों में से एक के रूप में विकास किया था। इस जीवन में इसे छीन लेने का यह एक उत्तम अवसर है। तुम क्या सोच रहे हो? जियांग शिनी ने लिंग फैंग के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया। लिंग फैंग अपनी तल्लीनता से बाहर निकली और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं कुछ सोच ही नहीं रही थी। काफी देर हो चुकी है, चलो नहा धोकर सो जाते हैं। लिंग फैंग ने जियांग शिनी का हाथ पकड़ा और बाथरूम की ओर चल पड़ी। जियांग शिनी ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और बोली, तुम खुद जाओ, मैंने नहा लिया है। लिंग फैंग ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया और कहा, तो चलो एक बार और करते हैं। मुझे पता है कि आपको आगे की बातें पढ़ने में अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं लिखूंगा। पेंग सिटी उपनगरों में स्थित एक परित्यक्त जेल। कई वर्षों से वीरान पड़ी यह जेल आज असामान्य रूप से चहल पहल से भरी हुई थी। 400 निर्माण श्रमिकों ने जेल के विशाल जीर्णोद्धार परियोजना को शुरू किया। जेल की दीवारों को ऊंचा और मोटा किया जाने लगा और जमीन को पूरी तरह से 5 मीटर प्रबलित कंक्रीट से ढक दिया गया। प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन ने पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया और जल आपूर्ति और जल निकासी तथा पर्दे की दीवार निर्माण जैसे विभिन्न व्यवसायों ने एक साथ काम शुरू कर दिया। लिंग फैंग की परियोजना को 10 दिनों में पूरा करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्यांगशेन कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने अपने सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाया। वर्तमान में रियल एस्टेट बाजार में मंदी को देखते हुए इतना अधिक लाभदायक बड़ा ऑर्डर मिलने से समूह के सीईओ गांव के कियांग को व्यक्तिगत रूप से यह आदेश देने की प्रेरणा मिली है कि परियोजना को समय पर गुणवत्ता और मात्रा की गारंटी के साथ पूरा किया जाए। हालांकि यह परियोजना बेहद जोखिम भरी थी, फिर भी वे इस सिद्धांत को समझते थे कि तूफान जितना बड़ा होगा, मछली उतनी ही कीमती होगी। उनके पूर्ण समर्थन से जेल सुधार परियोजना तेजी से आगे बढ़ी। लिंग फैंग जियांग शिनई के साथ जेल के एक टावर पर खड़े होकर निर्माण स्थल को देख रहे थे और क्यांगशेन ग्रुप की कार्यकुशलता से काफी संतुष्ट थे। उन्होंने क्यांगशेन ग्रुप को 10 मिलियन युआन का अग्रिम भुगतान भी सहर्ष कर दिया। लिंग फैंग के साथ मौजूद गांव शियाओहू को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि लिंग फैंग का अग्रिम भुगतान प्राप्त हो गया है। श्री लिंग, ये मजदूर तो बस पहला बैच है, दूसरा बैच आज दोपहर से निर्माण कार्य शुरू करेगा। गांव शियाओहू ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए आत्मविश्वास से कहा, हम समय पर काम पूरा करने की गारंटी देते हैं। इसके अलावा आपके अनुरोध के अनुसार हमने गोदामों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी है, जिनके 5 दिनों के भीतर चालू होने की उम्मीद है। गांव जियाओहू ने लिंग फैंग को प्रत्येक क्षेत्र में निर्माण स्थलों का दौरा कराया और भविष्य की निर्माण योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। पूरी जेल 600 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है, जो एक जेल के लिए छोटा माना जाता है, लेकिन ये लिंग फैंग के लिए पर्याप्त है। समय और पैसा बचाने के लिए लिंग फैंग ने इस बार जेल का केवल आधा हिस्सा ही स्थापित किया, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा था। यदि बाद में आश्रय स्थल में कर्मचारियों की संख्या बढ़ भी जाती है तो भी कई हजार लोगों को ठहराने में कोई समस्या नहीं होगी। भविष्य में उसके संगठन में बहुत ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, उसे केवल शक्तिशाली पारलौकिक व्यक्तियों और कुछ साधारण लोगों की आवश्यकता है जो पारलौकिक व्यक्तियों की सेवा करते हों। अपने आवास के अलावा लिंग फैंग ने विशेष रूप से एक छोटा खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र और एक मांस प्रसंस्करण संयंत्र के निर्माण का भी अनुरोध किया था। सर्वनाश के बाद शिकार किए गए राक्षसों के मांस को डिब्बाबंद करके संसाधित किया जा सकता है, जिसका सेवन या बिक्री की जा सकती है। परग्रही जीवों का डिब्बाबंद मांस सर्वनाश के बाद सबसे लोकप्रिय भोजन है, न केवल इसलिए कि यह स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसलिए भी कि यह अत्यंत पौष्टिक होता है। सभी स्थानों का दौरा करने के बाद लिंग फैंग और जियांग शिनाई सामान खरीदने के लिए थोक बाजार जाने के लिए जेल से निकल गए। हम तियानचेन थोक बाजार गए, जो पेंग शहर का दूसरा सबसे बड़ा थोक बाजार है और पेंग शहर के सभी बाजारों में सबसे अधिक प्रकार का सामान उपलब्ध कराता है। मैंने पहले ही बाजार प्रबंधक से संपर्क कर लिया है और आज मिलने का समय तय कर लिया है। खरीद योजना के बारे में मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी, जियांग शिनी ने कहा। लिंग फैंग ने सिर हिलाया। दोनों बाजार के कर्मचारियों के कार्यालय भवन की दूसरी मंजिल पर पहुंचे और महाप्रबंधक लिखा हुआ एक बोर्ड लगे कार्यालय की ओर चले गए।
थप्पड़ थप्पड़। लिंग फैंग ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और सिर पर कम बालों वाला और मोटे शरीर वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी ने उसे खोला। जियांग शिनई का चेहरा देखते ही उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। और तुम दोनों कौन हो? उस आदमी ने पहले पूछा। हेलो मैनेजर वांग, मैं जियांग शिनई हूँ जिसने कल आपसे संपर्क किया था। हालांकि जियांग शिनई उस व्यक्ति की घूरती निगाहों से असहज महसूस कर रही थी, फिर भी उसने धैर्यपूर्वक बात की। ओह मिस जियांग, मैनेजर वांग ने हैरानी भरे लहजे में कहा, तो कृपया अंदर आइए। और ये कौन है? मैनेजर वांग ने लिंग फैंग की ओर देखा, उनकी आंखों में ईर्ष्या का भाव झलक रहा था। इस युवक का स्वभाव असाधारण था और उसका रूप रंग इतना आकर्षक था कि दूसरे लोग उसके सामने हीन महसूस करते थे। जियांग शिनई, ये मेरे पति हैं। ओह, क्या मैं आपका उपनाम पूछ सकता हूँ महोदय? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, हालांकि वह ईर्ष्या से भरा हुआ था। लिंग फैंग ने बिना किसी झिझक के जियांग शिनई को सोफे पर बैठने के लिए खींच लिया। मैनेजर वांग मुस्कुराते हुए लिंग फैंग के सामने बैठे थे। मैंने मिस जियांग से सुना है कि वह कुछ सामान खरीदना चाहती हैं। क्या मैं उनकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? लिंग फैंग ने अपनी जेब से एक तैयार खरीदारी सूची निकाली और उसे सौंप दी। ये मेरे खरीद आदेशों का पहला बैच है। क्या आप मेरे लिए अभी एक सूची बना सकते हैं? मुझे देखने दीजिए। मैनेजर वांग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने सूची खोली और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन उसकी शुरुआती राहत जल्द ही सदमे में बदल गई। उनकी पुतलियां लगातार फैलती रहीं। काफी देर रुकने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, श्री लिंग, सुश्री जियांग, आपने बहुत अधिक सामान मंगवाया है। मुझे आश्चर्य है कि आपका उद्देश्य क्या है। मैंने अभी एक मोटा अनुमान लगाया है और यहाँ मौजूद सामान की कीमत कम से कम 10 मिलियन है। लिंग फैंग ने उसकी ओर एक नज़र डाली और कहा, पैसे की कोई समस्या नहीं है। सामान पहुंचते ही मैं नकद भुगतान कर दूंगा। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैनेजर वांग के चेहरे के भाव बदल गए। लिंग फैंग द्वारा नकद भुगतान करने के प्रस्ताव ने उसे लुभा लिया। आजकल व्यापार में काफी प्रतिस्पर्धा है और आपूर्तिकर्ता अक्सर भुगतान में देरी करते हैं, कभी कभी तो जानबूझकर अंतिम भुगतान में भी देरी करते हैं। लिंग फैंग जैसा उदार नियोक्ता मिलना दुर्लभ है। श्री लिंग बहुत सीधे सादे व्यक्ति हैं। आपकी सूची में भले ही बहुत सारी चीजें हों, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर सकता हूं और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये काम 5 दिनों में हो जाएगा। मैनेजर वांग का चेहरा बदल गया, लेकिन श्री लिंग को बड़ी मात्रा में सामान चाहिए, इसलिए मैं आपको सबसे अच्छी कीमत दे सकता हूं। यही सबसे अच्छा होगा, लिंग फैंग ने भावहीनता से कहा। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और भविष्य में मुझे और सामान की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे पता चला कि आपके दाम दूसरे बाजारों से ज्यादा हैं, तो मैं सहयोग समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनेजर वांग तुरंत खड़े हो गए और उन्हें आश्वस्त करते हुए बोले, तियानचेंग मार्केट आपको जरूर संतुष्ट करेगा। तो चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। लिंग फैंग ने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए। मैनेजर वांग तुरंत अनुबंध का मसौदा तैयार करने के लिए कानूनी विभाग की ओर दौड़ पड़े। आखिरकार लिंग फैंग और उनकी टीम ने इस बार लगभग 10 मिलियन युआन मूल्य की सामग्री खरीदी, जिसमें लाखों किलोग्राम अनाज, सैकड़ों हजारों किलोग्राम मांस और विभिन्न प्रकार के समुद्री भोजन और सब्जियां शामिल थीं, जो उन्हें बाजार में भारी मुनाफा कमाने के लिए पर्याप्त थीं। यदि भविष्य में सहयोग को और मजबूत किया जाता है, तो बाजार में उनकी हालिया धन की कमी आसानी से दूर हो जाएगी। अनुबंध का मसौदा जल्दबाजी में तैयार करने के बाद मैनेजर वांग अपने कार्यालय लौट आए और उसे लिंग फैंग को सौंप दिया। श्री लिंग, अनुबंध तैयार है, कृपया इसे देख लीजिए। लिंग फैंग ने अनुबंध लिया, उस पर सरसरी नजर डाली, कोई समस्या नहीं पाए और सीधे अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद लिंग फैंग ने 20 लाख युआन की अग्रिम राशि तियानचेन ग्रुप के खाते में स्थानांतरित कर दी। मैनेजर वांग खुशी से झूम रहे थे। श्री लिंग, आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। निश्चिंत रहें, मैं सामान जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। तो फिर बात पक्की हो गई। जब आप तैयार हो तो मुझे फोन कर देना। लिंग फैंग ने अनुबंध लिया और जियांग शिनी के साथ चला गया। मैनेजर वांग ने लिंग फैंग के जाते हुए रूप को देखा, फिर खुशी से सोफे पर बैठ गए, अपने पैर मुड़े और एक हल्की धुन गुनगुनाने लगे। अगर मैं ये सौदा पक्का कर लेता हूं, तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं, हाँ हाँ। तियानचेन बाजार से निकलने के बाद लिंग फैंग और उसका साथी जल्दी से अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए। एक ही समय पर एक जेल आश्रय गृह में चल रहे पुनर्वास का एक वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो गया।